ये क्विंटापुल पी ओलो का मॉडल का कुछ अलग नाम हो सकता है, एलटीएडी होता है, एलटीपी होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड, या फिर लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर एलटीडीए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सफल रहे हैं वो लोग। तो मैं रेस्पेक्टेड जी किशोर सर और प्रशांत सर को मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ट्राई टू अप्लाई ये पीपीपी क्विंटपल पी मॉडल थ्रू आउट द इंडिया through you, that will help align all aspect of canopspin across India. मेरी प्रस्तावित क्विंटापुल पी यह सुनिश्चित करेगा कि पेडलर प्रगति के लिए आवश्यक सभी बुनियादी कंपोनेंट्स हो। क्विंटापुल मॉडल हर स्तर पर एथलीटों को कोच, माता पिता और वॉलंटियर्स के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में काम करेगा। चाहे कोई पेडलर ओलंपिक पोडियम पर सपना देख रहा हो, राष्ट्रीय प्रतियोगिता, या सिर्फ मनोरंजन के माहौल में पानी पर मस्ती करना चाहता हो, क्विंटापुल पी प्रत्येक पेडलर को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मौका देगा। तो नेक्स्ट ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव स्लाइड है, तो आप लोग स्लाइड को पढ़िए इंग्लिश में, तो बाकी मैं हिंदी में आप लोग को बोल देता हूँ। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ये प्रोलॉन्ग प्लेयर्स प्रोग्रेस प्रोग्राम एथलीटों के लिए एक योजना है कि वो अपने एथलेटिक करियर के दौरान बेस्ट प्रशिक्षण, प्रतियोगिता और रिकवरी टेक्निक के माध्यम से अपनी क्षमता को अधिकतम करें। प्रशिक्षण, रेसिंग और रिकवरी कार्यक्रम क्रोनोलॉजिकल एज के बजाय एक एथलीट के डेवलपमेंटल एज पर आधारित है। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है। क्रोनोलॉजिकल एज जो एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ होता है खिलाड़ी का, और डेवलपमेंटल एज है जो जिस पीरियड में वो डेवलप करते हैं उस एज को डेवलपमेंटल एज कहा जाता है। और मैच्योरिटी और ट्रेनिंग की महत्वपूर्ण पीरियड्स के दौरान विकास करने के लिए प्रोग्राम को डिजाइन किए जाते हैं। क्विंटापुल पी सभी एथलीट के शारीरिक, मानसिक, इमोशनल और संज्ञात्मक फीलिंग्स से संबंधित जानने, विचार करने आदि विकास को भी ध्यान में रखता है। कैनोस्प्रिन को एक लेस स्पेशलाइजेशन वाले खेल के रूप में पहचाना गया है। जैसे हमारा ये कुछ अर्ली स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स है, जैसे जिम्नास्टिक्स है, लेकिन अपना कैनोस्प्रिन है लेस स्पेशलाइजेशन वाले खेल है, जिसका अर्थ है अधिकांश प्रतियोगी अपने उच्चतम लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि उनके मिड 20s, मतलब 23 to 26 उम्र तक जो मिड 20s होता है नहीं हो जाते। इसका मतलब है कि एथलीट विकास एक लंबी प्रक्रिया है। मूवमेंट स्किल्स और फिटनेस का एक सॉलिड फाउंडेशन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे खेलों में जहां खिलाड़ी लंबे समय में अपना हाईएस्ट अचीवमेंट को हासिल करते हैं। अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने के लिए कैनोस्प्रिन एथलीटों को शारीरिक साक्षरता बनाने की जरूरत है, जो हम लोग फिजिकल लिटरेसी बोलते हैं, और फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स और फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल युवा होने पर विभिन्न प्रकार के खेलों और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेकर महारत हासिल करते हैं। कैनोस्प्रिन में अर्ली स्पेशलाइजेशन दीर्घकालीन विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम लोग कैनोस्प्रिन में अर्ली स्पेशलाइजेशन को अप्लाई करें तो हमारा खिलाड़ी के ऊपर नुकसान होता है। और ये क्विंटापुल पी कैनोस्प्रिन में हेल्थ और अन्य फिजिकल एक्टिविटी के लिए जीवन भर आनंद देगा। यह एक स्वस्थ विकास मार्ग बनाएगा। ये कोच, एडमिनिस्ट्रेटर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ जो स्कीम्स है, स्पेशल एरिया गेम्स, साइड ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और ये सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इंडियन पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, फेडरेशन, एसोसिएशन, क्लब्स एंड और अन्य लोगों को एक स्वस्थ समझ देगा कि एथलीट को सर्वोत्तम समर्थन करना ही वो लोगों की जिम्मेदारी है। यह एथलीटों को भी एक स्वस्थ विचार देगा कि उन्हें क्या करने की आवश्यकता है, और जब उन्हें इलाइट लेवल पर एक्सीलेंस प्राप्त करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। सीएसपी क्विंटापल पी मॉडल में 7 स्टेज है। अंतिम स्टेज है ट्रेनिंग टू विन, जो हमने ट्रेनिंग टू विन फॉर ओलंपिक इन ओलंपिक पोडियम। हालांकि यह कहना ठीक नहीं है, यह एकमात्र स्टेज है जहां सफलता होनी ही चाहिए। मैं अर्थात हम एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए जिससे एथलीट हर स्टेज में सफल हो सके। तो कैनोस्प्रिन को क्विंटापल पी मॉडल की आवश्यकता क्यों है? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हंगरी, जर्मनी, कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और कुछ एशियाई देशों
कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जापान और चीनी पेडलर्स को रिसेंट और पास्ट सक्सेस बताती है कि वो लोग कुछ सही कर रहे हैं। उदाहरण के लिए उनके युवा एथलीट अधिक प्रशिक्षण लेते हैं, फिर वो कंपटीशन करते हैं और उनके क्लब एथलीटों को छोटी उम्र में ही महत्वपूर्ण बोथ स्किल्स सीखने की अनुमति देते हैं। ये क्विंटुपल पी कैनो स्प्रिंट के लिए एक स्पष्ट विकास मार्ग स्थापित करेगा, वर्तमान प्रणाली की विसंगतियों को पहचान करेगा और एथलीट के ग्रोथ और मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग, रेसिंग और रिकवरी प्रोग्राम में कोचों का मदद करेंगे और एथलीट को हाईएस्ट परफॉर्मेंस प्राप्त करने की जोर देंगे और उन्हें जीवन भर के लिए खेल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय पेडलर्स को आने वाले वर्ष में इलाइट लेवल पर बेहतर और तो हम लोग ये कुछ 10 रूल्स है जो पीपीपी को प्रभावित करने वाला 10 प्रमुख कारक है। ये पहला एक नंबर पे है 10 साल का नियम। पहला एक नंबर पे 10 साल का नियम। साइंटिफिक रिसर्च का कहना है कि एक टैलेंटेड एथलीट इलाइट स्टेज तक पहुंचने के लिए लगभग 10 साल और 10,000 घंटे का प्रशिक्षण होना चाहिए। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। एथलीट विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस गोल्स दीर्घकालीन एथलीट विकास को नष्ट करते हैं। तो नंबर 2 में है बुनियादी बातें। तो फंडामेंटल मूवमेंट स्किल, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल्स जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, किकिंग, कैचिंग एंड स्विमिंग आर द बेसिक फॉर ऑल स्पोर्ट्स। तो किशोरावस्था में अपना विकास शुरू करने से पहले बच्चों को ये कौशल विकसित करने चाहिए जो बुनियादी मूवमेंट कौशल में सक्षम नहीं है। बुनियादी मतलब बेसिक जो मूवमेंट कौशल में सक्षम नहीं है उसे खेलों में भाग लेने में कठिनाई होगी। नंबर 3 में स्पेशलाइजेशन, जो विशेषता यह है कैनो स्प्रिंट एक लेस स्पेशलाइजेशन वाला खेल है। लेस स्पेशलाइजेशन वाला खेल में सफल होने के लिए फंडामेंटल और फाउंडेशन स्टेज के दौरान एथलीटों को विभिन्न प्रकार के खेल और फिजिकल एक्टिविटी में भाग लेने की आवश्यकता होती है। एक लेस स्पेशलाइजेशन के खेल में जल्दबाजी करने से शारीरिक विकास और बेसिक शारीरिक लिटरेसी में कमी आएंगे, जिससे जल्दी इंजुरीज, अर्ली बर्नआउट और एंड अर्ली रिटायरमेंट होने की संभावना है। और नंबर 4 में जो डेवलपमेंटल एज है, क्विंटुपल पी विकास की उम्र पर आधारित है, डेवलपमेंटल एज पर आधारित है, ना कि कालानुक्रमिक जो क्रोनोलॉजिकल एज पर आधारित नहीं है। हम सभी बचपन से 18 महीने से 3 साल तक किशोरावस्था, आप लोग ये जो स्टेजेस है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये कुछ स्टेजेस है जो अर्ली इन्फेंसी है, जो बच्चा जन्म होने के बाद 18 महीने तक इन्फेंसी होता है। फिर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है जो 18 महीने से 3 साल तक होता है। फिर मिडिल चाइल्डहुड है जो 3 साल से 5 साल तक होता है। फिर लेट चाइल्डहुड शुरू हो जाता है 5 साल से 12 महीने तक। फिर एडोलोसिन शुरू हो जाता है 12 साल से 20 साल तक। फिर अर्ली एडल्टहुड शुरू होते हैं 20 साल से 30 साल तक। फिर मैच्योर जो 30 साल से 65 तक, और ओल्ड एज जो 65 इयर्स टू टिल डेथ। तो ये कुछ स्टेजेस है। तो हम सभी ये बचपन से 18 महीने से 3 साल तक किशोरावस्था विकास का समय और समय और दर व्यक्ति विशेष के बीच भिन्न होता है। तो देर से बचपन और किशोरावस्था के दौरान एक ही क्रोनोलॉजिकल आयु वाले एथलीटों को विकास में 4 से 5 साल का अंतर हो सकता है। प्रशिक्षकों को इन विकासात्मक अंतरों को समझने और उन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। अपने कोचेस को ध्यान में रखना चाहिए जब वे प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करते हैं और एथलीटों का चयन करते हैं, तब उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है नंबर 5 में ट्रेनेबिलिटी। आप लोग सभी जानते हो ट्रेनेबिलिटी, सभी शारीरिक प्रणाली हमेशा प्रशिक्षित होती है, लेकिन विकास में महत्वपूर्ण अवधि होती है जब शरीर विशेष प्रकार के प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होता है। अपना अधिकतम क्षमता तक पहुंचने के लिए एथलीटों को सही स्तर पर सही प्रशिक्षण करने की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण की इन खिलाड़ियों को छोड़ने वाले एथलीट अभी भी
उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन क्षमताओं को उसी स्तर तक बढ़ाने के लिए अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होगी। अधिक जानकारी के लिए मैं नीचे खंड में वर्णन करूंगा। तो अगर मैं ज्यादा फास्ट में जा रहा हूं तो कृपया आप लोग बताइए। नेक्स्ट है नंबर 6 है फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जब कोच ट्रेनिंग, रेसिंग और रिकवरी प्रोग्राम की प्लान बनाते हैं, एथलीट के शारीरिक विकास के अलावा उन्हें मेंटल, कॉग्निटिव और इमोशनल विकास पर भी विचार करना चाहिए। तो नंबर 7 में है पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन ट्रेनिंग के सभी कंपोनेंट्स को हाई परफॉर्मेंस के लिए सही टाइम पर सही तरीके से ऑर्गेनाइज करती है। और जो कैलेंडर प्लानिंग फॉर कंपटीशन है, नंबर 8 पॉइंट है, कंपटीशन कैलेंडर के हिसाब से और क्विंटुपल पी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना चाहिए। कंपटीशन के लेवल के अनुसार प्लानिंग होना चाहिए। नेशनल के लिए तैयारी शॉर्ट टर्म हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए लॉन्ग टर्म हो सकता है। और नंबर 9 पे है जो सिस्टम अलाइनमेंट एंड इंटीग्रेशन है। क्विंटुपल पी के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन, फिजिकल एजुकेशन, स्कूल स्पोर्ट्स, रिक्रेशनल एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसी प्रकार इंडियन कैनो स्प्रिंट प्रणाली को सभी भागों साई, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, एकेडमी, एसएससीबी, इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एएससीबी, इंडियन पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, क्लब, आईकेसीए, स्टेट एसोसिएशन और प्रतियोगिताओं के सभी क्षेत्र में एक दूसरे के साथ एकीकृत और गठबंधन होना चाहिए। सिस्टम में प्रत्येक एलिमेंट्स लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एथलीट विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिस्टम में अच्छी तरह से काम करने के लिए उन्हें अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में स्पष्ट रूप से सहायक होना चाहिए। खिलाड़ियों को क्विंटुपल पी के प्रत्येक चरण में उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण, रेसिंग और रिकवरी करनी चाहिए पता चलना चाहिए। खिलाड़ियों के पास प्रोग्राम्स, कोचिंग इक्विपमेंट्स, कंपटीशन और अन्य सभी ज्ञान होना चाहिए। इसे सिस्टम में कोई भी गैप नहीं आएंगे। और ये हमारा जो 10 की पॉइंट था, तो लास्ट नंबर पॉइंट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्विंटुपल पी इज बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक रिसर्च एंड empirical evidence that develops knowledge and understanding. All should attention and respond to research of Indian Cano Sprint specific innovation. Indian Cano Sprint के specific innovation के लिए हमारे सभी को, स्पोर्ट्स लविंग पीपल को सामने आना चाहिए एक नया इनोवेशन लाने के लिए और इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो ये है ट्रेनेबिलिटी, थोड़ा विस्तार में है। तो ये ट्रेनेबिलिटी के बारे में, ग्रोथ और मैच्योरेशन के दौरान अलग अलग स्टेज में ट्रेनिंग स्टिमुलस के लिए एक व्यक्ति कितना उत्तरदायी होता है, इस बात का खेल वैज्ञानिकों ने 5 भौतिक क्षमताओं की पहचान की है। उसको बोलते हैं 5S, जैसे स्टेमिना, स्ट्रेंथ, स्पीड, स्किल एंड सप्लीनेस। स्टेमिना और स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग की महत्वपूर्ण अवधि विकास की उम्र पर आधारित होती है, जो डेवलपमेंटल एज पे आधारित होती है। जो और स्पीड, स्किल और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण अवधि क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब कालानुक्रमिक आयु पर आधारित होती है। ध्यान दे, औसतन लड़कियां लड़कों की तुलना से छोटी क्रोनोलॉजिकल उम्र में ट्रेन की इन खिड़कियों तक पहुंचते हैं। तो ये आप लोग नीचे एक टेबल दिया रखा है, उसको फॉलो करिए। ऑप्टिमल विंडोज फॉर ट्रेनेबिलिटी, उसमें लिखा है फीमेल्स और मेल्स, ऊपर फीमेल्स दिया हुआ है, नीचे मेल्स दिया हुआ है और उसमें उम्र दिया हुआ है, एज क्रोनोलॉजिकल एज 5 साल से 20+ तक दिया हुआ है। उसमें आप लोग देखिए कितना उम्र से क्या क्या वो करना चाहिए। उसमें हर चीज है, सप्लीनेस मीन फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड है, स्किल्स है, स्टेमिना है, स्पीड 2 है, स्ट्रेंथ है। तो इसमें किस किस उम्र में करना चाहिए, ग्राफ को आप अच्छी तरह से थोड़ा देखिए। इसमें 6 साल लड़कियां 6 साल से 10 साल तक फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्पीड 6 साल से
9 साल तक स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इसको आप थोड़ा सा देखिए, बाद में मैं शेयर कर दूंगा ये पीपीटी को, तो आप लोग उस समय अच्छी तरह से देखिएगा। अभी समय की कमी की वजह से थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा मुझे। और नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड हो गया ये स्टेमिना, जो एंडुरेंस। तो ये एंडुरेंस के लिए हमने क्या करना है, द क्रिटिकल विंडो ऑफ ट्रेनेबिलिटी ऑकर्स एट, मतलब जो स्टेमिना एंडुरेंस जो आता है ये ऑनसेट ऑफ पीक हाइट वेलोसिटी। पीक हाइट वेलोसिटी के बारे में आप लोग जानते हो, जो गर्ल्स 11 ईयर्स और बॉयज 13 ईयर्स, जो सब जब पीक हाइट वेलोसिटी बढ़ते हैं ऑनसेट, मतलब जब शुरू होता है पीक हाइट वेलोसिटी, मतलब बढ़ने लगता है, उसका हाइट बढ़ने लगता है। लड़कियों का 11 साल या लड़का का 13 साल, लड़कियों का थोड़ा जल्दी होता है, पीक हाइट वेलोसिटी जल्दी आ जाते हैं, लड़कों को 13 साल में आते हैं। तो व्हिच इज द एडोलेसेंट ग्रोथ पार्ट। तो ये ग्रोथ पार्ट में, एडोलेसेंट का ग्रोथ पार्ट में आता है, एथलीट्स शुड फोकस ऑन एरोबिक कैपेसिटी ट्रेनिंग as their growth rate accelerates. Aerobic power should be introduced progressively. After growth rate declarates, aerobic capacity and power are crucial for canosporine athletes. तो नेक्स्ट है ये स्ट्रेंथ का एक पार्ट है। स्ट्रेंथ का है फॉर गर्ल्स देयर आर 2 क्रिटिकल विंडोज ऑफ ट्रेनेबिलिटी फॉर स्ट्रेंथ। द फर्स्ट इज इमीडिएटली आफ्टर पीएचबी, मतलब पीएचबी का जैसे शुरू हो जाता है 12 साल में, एंड द सेकेंड इज एट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब शुरू होता है तब सेकेंड स्टेज शुरू होता है। और बॉयज का 14 से 15 साल के उम्र के बीच में स्ट्रेंथ विंडोज खोलते हैं, मतलब स्ट्रेंथ हम शुरू करना चाहिए। और 12 से जो स्ट्रेंथ विंडो एट स्टार्ट 12 to 18 मंथ्स आफ्टर पीएचडी। बॉयज का क्या है, जैसे स्ट्रेंथ विंडो खोलता है वो किस समय खोलता है, उनका जैसे पीएचडी के बाद 12 से 18, मतलब 14 से 15 के बीच में, उम्र के बीच में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम। ये हो गया, नेक्स्ट स्पीड में आया हम लोग। स्पीड होता है फॉर गर्ल्स, द फर्स्ट स्पीड ट्रेनिंग विंडोज ऑकर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 8, and the second windows occurs between the ages of 18 and 13. For boys, the first speed training windows occurs between the ages of 7 and 9 years, and the second windows occurs between the ages of 13 and 16 years. So during the first speed window, training should focus on develop agility and quickness. जैसे फास्ट स्पीड विंडो खोलेंगे तब उस समय फोकस करना चाहिए एजिलिटी और क्विकनेस के ऊपर। ड्यूरिंग द सेकंड स्पीड विंडो, ट्रेनिंग शुड फोकस ऑन डेवलपिंग द एनारोबिक इलेक्ट्रिक एनर्जी सिस्टम। तो एनारोबिक इलेक्ट्रिक एनर्जी सिस्टम के बारे में आप लोग अवगत है बहुत अच्छी तरह से, जो बहुत ही फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सिस्टम होता है ये। दिस सिस्टम वर्क्स विदाउट ऑक्सीजन, डज नॉट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, लास्ट फॉर 6 to 15 सेकेंड। तो नेक्स्ट आ गया स्किल पे। स्किल शुरू होता है फॉर गर्ल्स, द विंडोज फॉर ऑप्टिमल स्किल ट्रेनिंग occurs between the age of 8 and 11 years, and for boys it occurs between the ages of 9 and 12 years. स्किल शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग द विंडोज, चिल्ड्रन शुड बी डेवलपिंग फिजिकल लिटरेसी, दैट इज competence in that fundamental movement and sport skills that are the foundation for all sports. So competence in this skill makes it easier for children to learn and excel in less specialization sports such as canoe kayak, हमारा गेम पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आता है, तो ये है सप्लीनेस, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज के लिए। द क्रिटिकल विंडोज ऑफ ट्रेनेबिलिटी फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का द्वार खोलते हैं कब, इन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 10। इन एडिशन स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग पीएचडी। जब पीक हाइट वेलोसिटी आपका जब शुरू हो जाता है ना, तब हम ज्यादा अटेंशन फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हो गया ये केनोस्प्रिन के लिए पीपीपी क्वांटपुल पी के कुछ चरण है। नीचे दिए गए क्वांटपुल पी मॉडल में एक एथलीट के लिए हाईएस्ट डेवलपमेंट मार्क का वर्णन किया गया है, जो 6 से 12
ईयर्स की आयु के बीच पेडलिंग करना शुरू कर देते हैं और इलाज स्टेज पर सफलतापूर्वक रेसिंग के माध्यम से जारी रहता है। तो डेवलपमेंट के शुरुआती चरण सभी पेडलर्स के लिए समान होंगे। जब लर्निंग टू कंपटीशन स्टेज के दौरान प्रशिक्षण की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, तो हायर स्टेज पर पार्टिसिपेट करने वालों का मार्ग उन लोगों से अलग हो जाएगा जो पेडलिंग का चयन करते हैं और रिक्रिएशनल और फिटनेस के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी ट्रेनिंग, रेसिंग और रिकवरी प्रोग्राम को पेडलर्स के लक्ष्य को रिफ्लेक्ट करना चाहिए जिनके लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो ये टेबल को समझिए। एक्टिव स्टार्ट हम लोग शुरू कर देते हैं जो 0 से 6 इयर्स के एज में हम लोग अर्ली चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं इसको। फिर फंडामेंटल एंड फाउंडेशन पीरियड जो आते हैं फीमेल्स के 6 से 11 साल और मेल्स के 6 से 12 साल के बीच। फिर ट्रेनिंग टू ट्रेन ये शुरू हो जाता है फीमेल्स का 11 से 15 और मेल्स का 12 से 16। और लर्निंग टू कम्पीट फीमेल्स का 13 to 15 है और मेल्स का 14 to 17 है। एंड ट्रेनिंग टू कम्पीट है फीमेल्स 15 to 23 एंड मेल्स 17 to 23। ट्रेनिंग टू विन ऑफ एज, और ये ट्रेनिंग टू विन जो हमारा मेन टारगेट रहता है, यही ट्रेनिंग टू विन जो फॉर रिसीविंग मेडल्स इन ओलंपिक पोडियम या सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। तो नेक्स्ट होता है एक्टिव फॉर लाइफ इज एनी टाइम। तो ये है आपका फेजेस ऑफ केनो स्प्रिंट के लिए पीपीपी के कुछ चरण है। फिर ये टेबल को समझिए थोड़ा सा, ज्यादा समय नहीं ले पाएंगे। तो इसमें क्या है, फेजेस लिखा हुआ है, मेल फीमेल्स का एज है। फेजेस में स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग फोकस, क्रिटिकल विंडोज ऑफ ट्रेनेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग, मेंटल प्रिपरेशन, मॉनिटरिंग और रिगाटास मतलब कंपटीशन। तो ये एक्टिव स्टार्ट जो होता है 0 से 6 साल के उम्र में, तो उम्र तक फंडामेंटल मूवमेंट स्किल जरूरी होता है, जैसे किकिंग, थ्रोइंग और इस टाइप का जो बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स को डेवलप किया जाता है। फिर फंडामेंटल एंड फाउंडेशन फिर शुरू हो जाता है फीमेल्स का 6 से 11 साल तक और मेल्स का 6 साल से 12 साल तक। तो फंडामेंटल, इसमें फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल्स, केनो कायाक स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, बेसिक पेडलिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। तो फिर ट्रेनिंग टू ट्रेन है 11 साल से 15 साल तक है ये फीमेल्स का, मेल्स का 12 से 16 साल तक है। तो ये सभी फेजेस में लर्निंग टू कम्पीट, ट्रेनिंग टू कम्पीट, ट्रेनिंग टू एक्टिव फॉर लाइफ, ये सभी फेजेस के लिए मतलब एज को निर्धारित किया गया है। मतलब इतना पार्टिकुलर एज से इतना एज तक हमारा ये फेजेस होना चाहिए। तो तब जाके हमें फॉर बेटर रिजल्ट, और फिर अगर ओलंपिक पोडियम तक जाना है तो ये सारा फेजेस को हम जरूर फॉलो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हो गया एम। हमारा शुरू हो गया अभी एक्टिव स्टार्ट। अभी हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप से आप लोगों को बताएंगे एक्टिव स्टार्ट कब शुरू होता है, 0 से 6 साल। तो इसका मेन एम रहता है लर्न बेसिक मूवमेंट एंड लिंक देम टुगेदर इनटू प्ले। इसका एम होता है। तो इसमें शारीरिक गतिविधि, फन और हर बच्चे के दैनिक जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए। सक्रिय खेल वह तरीका है जिससे युवा शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं। केनो स्प्रिंट इस चरण में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं और इस चरण में केनो स्प्रिंट इस चरण में एक सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं। मतलब एक्टिवली, मतलब केनो स्प्रिंट इस चरण में सक्रिय भूमिका निभाता नहीं है। इस चरण में बच्चे तैरना सीखते हैं और फिजिकल लिटरेसी विकसित करने के एक भाग के रूप में अपने माता पिता के साथ बोट्स में खेलते हैं। आप लोग ये फोटोज में देख रहे होंगे एट द बिगिनिंग स्टेज। इस चरण की शुरुआत में उद्देश्य कुल खेल कौशल सीखना है, पानी की भावना और सुरक्षा जागरूकता का निर्माण और उपयुक्त केनो स्प्रिंट में बेसिक बोट्स और पेडल हैंडलिंग कौशल को सीखना है। फिर नेक्स्ट है
एक्टिव स्टार्ट का ही नेक्स्ट पार्ट है। ये प्लेटफॉर्म आगे के छोटे बच्चों के लिए एक सक्रिय भूमिका प्रदान करेगा। मतलब जो ये एक्टिव स्टार्ट का जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आगे के छोटे बच्चों के लिए एक सक्रिय भूमिका प्रदान करेगा। फिर इस उम्र में बच्चे बेसिक स्किल सीखने के लिए सही बिंदु पर है, इसलिए उद्देश्य सभी प्रकार की उपयुक्त बोट्स में मूल बातें जैसे बैलेंसिंग ड्रिल, स्टीयरिंग और प्रोपल्सन मतलब पेडलिंग करने का फ्री माइंड प्रशिक्षण होना चाहिए एक्टिव स्टार्ट में। और इस समय बच्चों को अन्य खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जैसे कि जिम्नास्टिक, तैराकी, रनिंग, थ्रो। कभी कभी लोअर प्राइमरी स्कूल या भी जो भी स्कूल के द्वारा प्रस्तुत किया गया कुछ लोकल गेम्स, लोकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है, जैसे जंपिंग वगैरह। इस एज ग्रुप में पार्टिसिपेंट के लिए समकक्ष स्कूल इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। यह बेसिक स्पोर्ट्स स्किल विकसित करेगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं, वही एक्टिव स्टार्ट का ही तीसरा स्लाइड है ये। इसमें सबसे पहला पार्ट है टेक्निक। अब टेक्निक में क्या करना चाहिए बच्चों को? बैलेंसिंग, कंट्रोलिंग, शरीर को ठीक से सेट करे बोट में। फिर टेक्निकल पार्ट में क्या आता है? बेसिक डिसीजन लेने के कौशल, बोट्स और इक्विपमेंट्स को ले जाने का तरीका, बोट्स पार्किंग, वाटर सेफ्टी, मौसम स्थिति का निर्णय लेना, फिर ग्रुप में पेडलिंग करना, फिर लाइनिंग अप, स्टार्टिंग आदि सिखाना है। और नंबर 3 में, एक्टिव स्टार्ट का नंबर 3 में क्या आता है? इक्विपमेंट्स क्या चाहिए बच्चों को? स्टेबल बोट्स, कोई भी आप जो स्टेबल बोट्स है जिसमें मोर बैलेंस मतलब ज्यादा बैलेंस है। फिर पेडल्स का ब्लेड्स जो होता है, ब्लेड्स का वाइड थोड़ा सा स्मॉलर ब्लेड्स पेडल दीजिए, क्योंकि वो लोग रेसिस्टेंस, पानी का रेसिस्टेंस को ओवरकम कर पाए, तो इसलिए थोड़ा छोटे ब्लेड्स के पेडल दीजिए। और इक्विपमेंट लेवल 2 में थोड़ा सा, फिर लेवल 2 में थोड़ा स्लाइट नेरो बोट्स दीजिए, पूरा नेरो नहीं, मतलब स्लाइट नेरो। अभी मैं दिखाऊंगा फोटोज में आप लोगों को स्लाइट नेरो बोट्स कैसे होते हैं। फिर स्लाइट लॉन्ग एंड वाइडर ब्लेड्स पेडल दीजिए, थोड़ा सा लेवल 1 से थोड़ा सा चौड़ा पेडल दीजिए। फिर नंबर 4 में है केयरफुल इन द यूज ऑफ फ्रेजाइल इक्विपमेंट्स, जो टूटने वाले इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर, उसको कैसे केयर करना है उसके ऊपर भी थोड़ा नॉलेज दीजिए। शुड बी यूजिंग सीट्स इन कायाक, तो इसमें क्या है, बच्चे कायाक में सीट्स भी यूज कर सकता है, लेकिन सीट्स को क्या है, कायाक के सीट थोड़ा सा डाउन में सेट करके यूज करना है। अगर यूज कर भी रहे सीट, बेटर तो है बिना सीट से चलाए, अगर बिना सीट से ना चलाए तो थोड़ा थोड़ा सा डाउन, जो मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डाउन करके, मतलब सीट को थोड़ा डाउन में इंस्टॉल करके चलाए, क्योंकि बच्चों का फिर एक सही बैलेंस में वो बच्चे सही टेक्निक को सीखेंगे। फिर इसका नंबर 4 में कोचिंग पार्ट में क्या आ गया? एक्टिव स्टार्ट का जो कोचिंग पार्ट होता है, वो कोच को एक अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होती है कोचिंग पार्ट में। ग्रोथ के बारे में अच्छे ज्ञान होना चाहिए कोच को, डेवलपमेंट के ऊपर अच्छा ज्ञान होना चाहिए, फंडामेंटल मूवमेंट एंड स्पोर्ट्स स्किल्स के ऊपर अच्छा ज्ञान होना चाहिए, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज द मेन पार्ट। आप बच्चों को तो कैनो स्प्रिंट में लाए हो, बच्चों को मोटिवेट कर दिया और कैनो स्प्रिंट में आपने लेके आया, लेकिन बच्चों का थोड़ा सा हेरिडिटी को भी देखना चाहिए। बच्चों का माता पिता के साथ आप इंटरेक्ट होके, उनका माता पिता किस हेरिडिटी का है, वो किस मॉर्फोलॉजी का है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, एंथ्रोपोमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहिए, क्योंकि फिर आप फिर बच्चों का जैसे ही ग्रोथ पार्ट शुरू होगा, फिर उसके बाद आप बच्चे को फिर प्रेडिक्शन करने के लिए ग्रोथ पार्ट तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। आप पहले ही आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अगर माता पिता के साथ थोड़ा इंटरेक्ट होंगे तो आप पहले पता कर पाएंगे कि हाँ, ये बच्चे कितना बढ़ेंगे और इसका हाइट या फिर इसका ग्रोथ कहाँ तक पहुंचेंगे, क्या क्या हमारे गेम के जो एक्चुअल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसको ये फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो ये एक्टिव स्टार्ट में आप थोड़ा सा अगर रिसर्च करोगे तो जरूर आपको पता लग जाएगा। और बाकी कोच मास भी, इसमें कोचेस का कुछ क्राइटेरिया है, तो कोच मास भी लेवल 1
और 2 और NIS 4 वीक सर्टिफिकेशन कोर्स क्वालिफाइड होना चाहिए। इट शुड बी बेटर इफ साई मैं जिगीश्वर सर और प्रशांत सर को टुगेदर मैं अनुरोध करना चाहूंगा, प्लीज प्लान ए शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स फॉर द स्पेसिफिक ग्रास रूट ट्रेनर। मतलब जो हमारे ग्रास रूट के कोचेस हैं उनके लिए एक कुछ कोर्स साई के थ्रू एक वो करिए, प्लान करिए। लाइक सम जैसे कुछ फॉरेन कंट्रीज है हमारे, वो लोग का कुछ कोर्सेज होता है अर्ली लर्निंग ऑन साइल केयर के ऊपर, ELCC कोर्स ELCC कोर्स बोला जाता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्लीज काइंडली बी होल्ड, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ। नेक्स्ट है ये ट्रेनिंग वॉल्यूम के ऊपर क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज में 3 से लेकर 5 सेशन पर वीक होना चाहिए। ड्यूरेशन 30 मिनट से 120 मिनट का होना चाहिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए, वार्म अप, जनरल टेक्निकल स्किल जैसे रन, कैच पकड़ना मतलब, फिर जंप, फिर नंबर 3 में रिक्रेशनल गेम्स होना चाहिए और कूल डाउन के ऊपर फुल नॉलेज देना चाहिए। फिर सेकंड स्टेज में 3 से 5 साल सेशन पर वीक में होना चाहिए। ये लोग का स्टेज को आप अकॉर्डिंगली थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें एरोबिक फिटनेस एक्सरसाइज होना चाहिए, मिडिल डिस्टेंस रन होना चाहिए, साइकिलिंग होना चाहिए, जंपिंग जैक होना चाहिए, स्कीपिंग रोप होना चाहिए, स्विमिंग होना चाहिए। फिर थोड़ा बहुत आप शेडो भी करा सकते हो और हैंग आउट इन एंड अंडर बोट। तो बोट में वो लोग को खेलने के लिए देना चाहिए जो थोड़ा वाइड स्टेबिलिटी बोट है जिसमें बैलेंस ज्यादा है, उसमें हैंग आउट करने दीजिए। फिर कंपटीशन कंपटीशन किस टाइप का होना चाहिए इस उम्र में। तो ये कंपटीशन का फास्टेस्ट है, जैसे क्लब लेवल में कंपटीशन होना चाहिए, वो 1 to 2 टाइम्स पर ईयर, मतलब साल में 1-2 बार कंपटीशन होना चाहिए। ड्यूरेशन ओनली हाफ डे का ड्यूरेशन होना चाहिए। तो उसमें उस कंपटीशन में आपको अनफॉर्मल टाइप, मतलब क्या होना चाहिए, उसमें अनलिमिटेड फन करने के लिए देना चाहिए बच्चों को। एथलीट शुड कम्पीट इन स्टेबल बोट्स। तो इसमें बच्चों को स्टेबल बोट में कम्पीट करने के लिए देना चाहिए। नेरो बोट अलाउ नहीं करना चाहिए। कोचेस शुड स्टार्ट डेवलपिंग टीम बोट स्किल्स। और कोचेस थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को टीम बोट जैसे PR and 4 2 और 4 में भी ध्यान देना चाहिए। और विथ ए बारबीक्यू, मतलब बोले तो बारबीक्यू एक एंड ऑफ द इवेंट एक बारबीक्यू करना चाहिए जिसमें पेरेंट्स के साथ बच्चों का एक बढ़िया लंच का प्रोग्राम, उसमें थोड़ा बहुत रिक्रेशनल पार्टी टाइप का उस टाइप का अरेंज करना चाहिए। और सेकंड स्टेज में फिर तब बच्चे थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे। फिर सेकंड स्टेज का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन 3-4 बार साल में होना चाहिए। ड्यूरेशन 1 दिन का होना चाहिए। और इसमें भी सेम है, मस्ट बी फन फॉर द एथलीट्स, टीम बॉन्ड इवेंट शुड बी प्लेड और एथलीट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर अचीवमेंट्स बाय गिविंग मेडल्स ऑन ए पोडियम। लास्ट में कंपटीशन खत्म होने के बाद जो बच्चे को कम से कम पोडियम में कुछ मेडल्स या कुछ मोमेंटोस टाइप का देना चाहिए एंड जिस दिन एंड होता है। और ये कुछ देखिए आप लोग, कुछ वो है पिक्चर्स हैं, इसमें बच्चे किस टाइप का एक्टिविटी होना चाहिए। ये बारबेक्यू जैसे बच्चे नीचे पार्टी कर रहे हैं कंपटीशन खत्म होने का, कोचेस के साथ फन कर रहे हैं, फिर बच्चों को मेडल दिया गया है। और क्या बोलते हैं, और ये जो मैंने आप लोग को अभी बताया था वाइट बोर्ड, जैसे मोर स्टेबल बोर्ड को आप लोग आजकल, मैं किसी कंपनी का नाम प्रेस्क्राइब नहीं करूंगा, आप लोग खुद जाके देख लीजिएगा। कुछ कंपनीज है वो लोगों ने बच्चों का वजन के हिसाब से, बच्चों का जो वजन है ना, वो लोग का वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से
किस स्टेबिलिटी लेवल का बोथ चाहिए। जैसे कि स्टेबिलिटी लेवल एकदम 1 से लेकर 10 तक होता है। तो ये देखिए एक मोर स्टेबल बोट मतलब मोर वाइड बोट है एक, जिसमें बच्चे को इस स्टेज में जो एक्टिव स्टार्ट के एज में ये सब बोट में बच्चों को बैठाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम मेंटल प्रिपरेशन। तो मेंटल प्रिपरेशन में क्रिएट एन इन्वायरमेंट टू प्ले एंजॉइंग विथ वाटर। तो ऐसा एक एनवायरमेंट बनाइए जो बच्चे पानी के साथ एंजॉय कर सके। लर्न अर्ली स्किल ऑन हाउ टू पेडल। अर्ली स्किल सिखाइए कैसे पेडल क्या है करना है। मोटिवेशन कीजिए। फिर कुछ स्पोर्ट्स मोटिवेशनल मूवी को दिखाइए। फिर किलोमीटर चार्ट बनाइए। किलोमीटर चार्ट मतलब बच्चों को डेली अपना किलोमीटर चार्ट में लिखेगा, हाँ मैंने आज इतना किलोमीटर चलाया, आज मैंने 200 मीटर चलाया, आज मैंने 500 मीटर चलाया। फिर वो बच्चे एक दिन क्या है साल भर के बाद बच्चे खुद एक अच्छा लगेंगे जब उसने देखेंगे डायरी को कि हाँ मैंने इस साल में इतना किलोमीटर बहुत चला लिया मैंने। या फिर ये सारा कुछ एक बहुत ही अच्छा चीज होता है। फिर न्यूट्रिशन के मामले में शुड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर हाइड्रेशन। प्रॉपर हाइड्रेशन मतलब पानी पीने का तरीका सिखाना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए और कितना मात्रा में पानी पीना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग न्यूट्रिशन स्नैक्स टू द क्लब। और बच्चों को वो करना चाहिए, इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि न्यूट्रिशियस स्नैक्स क्लब में लाइए टिफिन में। और पेरेंट्स शुड ऑल्सो इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन टू फीड हेल्थी डाइट। पेरेंट्स को भी इंस्ट्रक्ट करना चाहिए हमारा हेल्थी डाइट, स्पोर्ट्स में जो हेल्थी डाइट होता है उसके बारे में पेरेंट्स को भी अवगत करना चाहिए। और नंबर 4 में स्पेशली इन कंपटीशन, जो कंपटीशन में ए लॉट ऑफ अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थी फूड। कंपटीशन में खास करके हेल्थी फूड में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर नंबर 9 में मॉनिटरिंग में आ गया। मॉनिटरिंग में खास ये है कि ये स्टेज में फिजिकल ग्रोथ और चिल्ड्रन बिगिंस रैपिडली, स्पेशली फीमेल्स। व्हाट शुड ए कोच मॉनिटर, एक कोच को क्या मॉनिटर करना चाहिए। तो एक कोच को इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉनिटर करना चाहिए इस स्टेज में, हाइट शुड बी मेजर इन मिनिमम 4 टाइम्स पर ईयर। मतलब साल में 4 बार हाइट को आप मेजर करिए बच्चों का। फिर सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट लीजिए बच्चों का, जैसे सीट एंड रिच टेस्ट आप लोग जानते हो। नहीं अगर अगर नहीं जानते हो तो आप लोग यूट्यूब में देखिए सीट एंड रिच टेस्ट कैसे लिया जाता है। तो उससे हमारा उसका बच्चों का हैमस्ट्रिंग का फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पता लगेगा। फिर लोअर बैक का जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल के बारे में पता लगेगा। फिर बच्चों का शटल रन टेस्ट लीजिए एजिलिटी को मॉनिटर करने के लिए। कूपर टेस्ट लीजिए एंडुरेंस को वो मॉनिटर करने के लिए। फिर सेफ्टी के मामले में क्या आएगा नंबर 10 में, स्टैंडर्ड रिकमेंड्स ए कोच टू एथलीट रेशियो इज 1:10। तो इस स्टेज में बोल के नहीं, एक्चुअली जो रेशियो होता है 10 खिलाड़ी के अगेंस्ट एक कोच होना चाहिए। मतलब 10 खिलाड़ी अगर 20 खिलाड़ी है तो 10 खिलाड़ी का एक कोच, 10 खिलाड़ी का एक कोच इस स्टेज में। ऑल चिल्ड्रन शुड वेयर पीएफडी, जो पर्सनल फ्लोटेशन एड होता है जिसको लाइफ जैकेट बोलते हैं हम लोग, सभी बच्चों को पहनाना चाहिए। व्हेन ऑन द जेटी ऑन वाटर, जब जेटी में रहता है या फिर पानी में रहता है, पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइस को हमेशा लाइफ जैकेट को पहनाना चाहिए। और एंड द कोच मस्ट हैव नॉलेज अबाउट सेफ्टी, फर्स्ट एड एंड सीपीआर। कोच को नॉलेज होना चाहिए सेफ्टी के बारे में, रेस्क्यू कैसे करेंगे अगर कुछ अनहोनी हो गया, फर्स्ट एड कैसे देंगे, सीपीआर जो कार्डियो पाल्मोनरी रेसुसिएशन है वो कैसे देंगे। तो आप लोग भी देख लीजिएगा सीपीआर कैसे दिया जाता है, कार्डियो पाल्मोनरी रेसुसिएशन। मोस्ट ऑफ द कोचेस नो, दोस हु डोंट अवेयर अबाउट सीपीआर आप लोग यूट्यूब में देखिए। फिर सबऑर्डिनेट कैपेसिटीज क्या चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज। फाइनली जो ये स्टेज एंड होगा तो चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड अबाउट प्रॉपर क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट एट प्रैक्टिस। मतलब इसमें क्या बच्चे अपना क्लोथिंग के स्पोर्ट्स क्लोथिंग के बारे में जानेंगे, प्रॉपर क्लोथिंग और इक्विपमेंट्स को कैसे केयर करना है, अपना टोपी, वाटर बॉटल, फिर सनस्क्रीन और क्लोथिंग। and they should be aware of how to properly warm up and cool down for practice and races, stretching, jogging, ये सब के बारे में वो लोग
अवेयर होंगे। नेक्स्ट जो है, हमें इसमें जो की आउटकम्स क्या मिला इस चरण के अंत में, बच्चे को क्या आउटकम्स मिला? शारीरिक रूप से साक्षर बनेंगे बच्चे, बेसिक मूवमेंट स्किल में सक्षम होंगे। नंबर 2 में बेसिक बोथ स्किल्स के सीखेंगे। फिर नंबर 3 में सिंगल और टीम बोट में लगातार पेडल मारना सीख जाएंगे। फिर नंबर 4 में बोट और पानी के आसपास नाव पर खेलने में इजी और कॉन्फिडेंट रहेंगे। बोट्स में और पानी में मतलब बोट्स पर खेलने में इजी और कॉन्फिडेंट रहेंगे। फिर पीएफडी जो लाइफ जैकेट है, लाइफ जैकेट के साथ बच्चे 25 मीटर तक तैर पाएंगे। तो ये सब एबिलिटी डेवलप होगा बच्चों में। फिर हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेज में आते हैं। नेक्स्ट स्टेज है आपका लर्निंग, जो इसका है पेडल और ट्रेनिंग टू ट्रेन है, जो मेल का 12 से 16 साल की उम्र में शुरू होता है और फीमेल का 11 से 15 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, जो ट्रेनिंग टू ट्रेन स्टेज है। तो इसमें मेन उद्देश्य पेडल और एरोबिक्स, मेन उद्देश्य होना चाहिए पेडल और एरोबिक क्षमता का निर्माण करना। तो इसका मेन उद्देश्य है जनरल एंडुरेंस का बिल्ड करना, उचित टेक्निक के साथ पेडल करने के लिए सिखाना, मजबूत स्पीड और पावर सिंगल और टीम बोट चलाना, फिर एक्सपर्टाइज और स्पीड। इसमें साई आईकेसी राज्य खेल परिषद और एकेडमी के कोर्स इस स्तर पर एथलीटों के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जिसे सब जूनियर एंड जूनियर नेशनल कंपटीशन प्रोग्राम के माध्यम से वितरित किया जाता है। इस चरण में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए प्रशिक्षण की कई अलग अलग खिड़कियां हैं, जैसे कि अधिकांश एथलीट पीएचडी शुरू करेंगे। मतलब इसमें इस स्टेज में अधिकांश खिलाड़ी मतलब पीक हाइट वेलोसिटी को शुरू करेंगे, मतलब जो मैक्सिमम जो बढ़ते हैं तो उस स्टेज को शुरू करेंगे, और कुछ इस चरण के दौरान पीएचडी को पूरा कर सकते हैं। किसी का पीएचडी पूरा हो जाता है, और इस स्टेज में कोच को 0 to 20 इंटरवल के उपयोग के माध्यम से एरोबिक इलेक्ट्रिक पावर और कैपेसिटी को विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पीएचडी की शुरुआत एरोबिक कैपेसिटी खिड़की की शुरुआत का संकेत देगी। इस उम्र में एथलीटों को पानी के ऑल्टरनेट ट्रेनिंग, एरोबिक ट्रेनिंग के पूरक के लिए कुछ ड्राई लैंड पेडलिंग एरोबिक ट्रेनिंग शुरू करना चाहिए, ओवररीच इंजुरी से बचने के लिए। अंत में महिला के लिए जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की शुरुआत का संकेत देगी। हालांकि पुरुष सामान्य रूप से महिलाओं के बाद अपने विकास की गति तक पहुंचती है, इसलिए इस चरण के दौरान पुरुषों को इस विंडो तक पहुंचने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि पुरुषों के लिए स्ट्रेंथ विंडो की शुरुआत पीक हाइट वेलोसिटी के 12 से 18 महीने के बाद है। पहले भी मैंने बताया आप लोगों को। और नेक्स्ट टेक्निकल पार्ट में क्या आता है इस स्टेज में, जो ट्रेनिंग टू ट्रेन है, इस पार्ट में टेक्निकल पार्ट में या कायाक में होनी चाहिए, को और अधिक एडवांस टेक्निक में होना चाहिए। एथलीटों को अलग अलग रेस कंडीशन के समायोजित करने के लिए सभी टेक्निक को एडप्ट करने में सक्षम होना चाहिए। अधिक उन्नत रेसिंग बोट में बहुत तेजी से एथलीट को आगे बढ़ाने से बैलेंसिंग में कमी आएगी, तो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, जिससे एथलीट को मास्टर टेक्निक के लिए और अधिक कठिन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जल्दीबाजी में आगे मत बढ़ाइए। फिर टेक्निकल पार्ट में है, इस चरण के दौरान एथलीटों को रेसिंग के विभिन्न पहलुओं जैसे पेसिंग, स्ट्रोक रेट का आकलन करने और कोच की मदद बिना लंबी दूरी तक प्रतियोगिताओं के लिए जानी चाहिए। फिर इक्विपमेंट में बोट की स्पीड को बैलेंस और एथलीट क्षमता के साथ सहसंबंधित होनी चाहिए। एथलीट को कॉम्पिटिटिव रेसिंग बोट्स में रेस से पहले स्टेबल बोट में अपनी टेक्निक स्किल में महारत हासिल करनी चाहिए। एथलीट को अपने इक्विपमेंट्स के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कैसे ठीक से देखभाल करना है। और
कोचिंग पार्ट में इसमें ये आएगा, कोचेस हु आर इन्वॉल्विंग, मतलब जो इस केस में इन्वॉल्व है कोचेस, वो शुड बी मिनिमम ICF लेवल 2 और 4 वीक्स NS सर्टिफिकेट एंड कंटिन्यू विथ ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इस डेवलप में वो रह सकता है। इस चरण में कोच को ग्रोथ और मैच्योरेशन के चरण का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। कोच एक शिक्षक, एक लीडर और एथलीटों पर माता पिता के लिए एक अच्छा मैनेजर का दायित्व निभाना चाहिए। फिर ट्रेनिंग वॉल्यूम, ट्रेन टू इम्प्रूव द फॉलोइंग पार्ट पे ध्यान देना चाहिए, जैसे एनारोबिक इलेक्ट्रिक पावर और कैपेसिटी के ऊपर बढ़ाने के लिए ध्यान देना चाहिए, एरोबिक कैपेसिटी के ऊपर बढ़ाने के लिए ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पेडलिंग ट्रेनिंग मिनिमम 4 से 8 टाइम्स पर वीक, मतलब 4 से 8 सीजन हर हफ्ते में पानी में होना चाहिए। और इस पेडलिंग सेशन शुद्ध कॉन्सिस्ट ऑफ 7 से 90 मिनट का होना चाहिए। और ड्राई लैंड ट्रेनिंग शेडो होना चाहिए। फिर इन ऑफ सीजन में एथलीट कैन पार्टिसिपेट इन अदर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, ऑफ सीजन में अदर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज भी पार्टिसिपेट कराना चाहिए। फिर कंपटीशन में क्या आता है, फिर नंबर 1 में एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस टेस्ट एथलीट आर रेडी टू पार्टिसिपेट फॉर्मल कंपटीशन, मतलब फॉर्मल कंपटीशन पार्टिसिपेट करने के लिए एथलीट रेडी हो जाता है। फिर दे रेस बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस। फिर एथलीट नियरिंग द एंड ऑफ दिस स्टेज शुड बी कॉम्पिटिंग नेशनल, सब जूनियर एंड जूनियर चैंपियनशिप, 1 मेजर कंपटीशन पर ईयर एंड 1 माइनर कंपटीशन पर ईयर। ये सब कुछ कंपटीशन जो कंपटीशन में जो भाग लेना चाहिए इस क्राइटेरिया में, ट्रेनिंग टू ट्रेन स्टेज में। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, बाद में मैं होल स्लाइड को मैं शेयर कर दूंगा। और नेक्स्ट मेंटल प्रिपरेशन में जो ट्रेन टू ट्रेन स्टेज है, इसमें मेंटल प्रिपरेशन में क्या आना चाहिए, इस आयु वर्ग के कोचेस को यह सीखना चाहिए कि एथलीट को किस स्किल पर ध्यान केंद्रित करना है और कैसे डेवलप करना है। इस आयु वर्ग के एथलीट समझदार दिखाई देते हैं और एथलीट समझदारी आ जाता है एथलीट में, और वो अपने प्रदर्शन के बारे में महसूस करता है और सोचना शुरू कर देते हैं। कोच को साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। एथलीट को सिखाना चाहिए कि विचारों और भावनाओं पर कैसे नियंत्रण रखें। प्रतियोगिता लक्ष्य प्राप्त करवाना सिखाइए। ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन स्किल भी सिखाना चाहिए। कोच के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना सिखाना चाहिए और खुद का फीडबैक कोच से मांगना सिखाना चाहिए। आप बच्चों को ये सिखाओ कि बच्चों ने ठीक किया कि नहीं, बच्चे आपसे पूछेंगे कि कोच साहब हमने कैसा किया, हाँ कैसा हुआ, तो इस टाइप का फीडबैक बच्चे आपसे ले, तो इस टाइप का सिखाना चाहिए। फिर न्यूट्रिशन पार्ट में कोच को निम्नलिखित के बारे में सीखना चाहिए, जैसे प्रॉपर हाइड्रेशन एंड फूड चॉइस के बारे में, प्रैक्टिस, रेस से पहले और रेस के दिन उचित भोजन के साथ साथ स्नैक्स और भोजन का समय के बारे में जानकारी देना चाहिए। फिर मॉनिटरिंग में लगभग सभी बच्चे इस चरण के दौरान अपने विकास की गति तक पहुंच चुके होंगे। मतलब मॉनिटरिंग क्या क्या करना चाहिए कोचेस को, तो एथलीट हाइट को प्रति वर्ष ये सेम है, एथलीट हाइट को आप साल में 4 बार मापिए और प्रेडिक्शन करिए क्या है इसका ग्रोथ हाइट रिगार्डिंग। फिर साधारण फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करिए। हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक के लिए सीट एंड रिच टेस्ट लेना चाहिए। कूपर टेस्ट लेना चाहिए एंडुरेंस को मूल्यांकन करने के लिए। फिर सेफ्टी में नंबर 10 में सेफ्टी में क्या आ गया है, इस स्तर पर प्रशिक्षण की वॉल्यूम बढ़ जाती है। इसलिए एथलीटों को बेसिक इंजुरी की रोकथाम के विचारों से परिचित कराया जाना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेसिंग कब और कैसे करना चाहिए। नंबर 2, विभिन्न रिकवरी टेक्निक, स्ट्रेसिंग और आइसिंग करना कब और कैसे करना चाहिए, ये सिखाना चाहिए। फिर अधीनस्थ क्षमता कुछ है, वो क्या है, विकास के इस स्तर पर एथलीट एक उचित वार्म अप करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और उनके अभ्यास के हिस्से के रूप में कूल डाउन होना चाहिए और रेस के दिन के लिए वार्म अप रूटीन विकसित करना चाहिए। इस चरण के अंत में उन्हें टेपरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कंपटीशन आने वाला है, तो टेपरिंग जानते हो आप लोग सभी, कोचेस सॉरी बच्चों का जो ट्रेनिंग वॉल्यूम और इंटेंसिटी को कम कर देना चाहिए, टेपरिंग में लाना चाहिए। और
इस चीज में परिचित भी करना चाहिए कि टेपरिंग स्टेज में वॉल्यूम इंटेंसिटी कितना रखोगे आप बच्चों का, कम होगा, फिर कम एकदम से कम होने में फिर बच्चों को एडेप्टेशन का समस्या आ सकता है। तो पहले एक शॉर्ट टेपरिंग करके देखिए। फिर एथलीटों को ट्रेनिंग के लिए और रेस के दिन उचित न्यूट्रिशन के महत्व के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है, इससे हमारे प्रमुख परिणाम मतलब जो की आउटकम्स जो हमें मिला ट्रेनिंग टू ट्रेन स्टेज से, तो की आउटकम्स हमें क्या मिला? एट द एंड ऑफ दिस स्टेज एथलीट विल हैव डेवलप ए स्ट्रॉन्ग एरोबिक बेस, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एरोबिक बेस एथलीट डेवलप कर लिया इस स्टेज के दौरान, जो 12 से 16 साल मेल का और फीमेल का 11 से 15 साल। तो इसमें क्या मिला हमको? 2 किलोमीटर स्पेसिफिक पेडलिंग कर सकता है बच्चे, 1500 मीटर रन भी कर सकता है, 300 मीटर स्विम भी कर सकता है। फिर कोर में भी स्ट्रेंथ हो गया, कोर स्ट्रेंथ डेवलप हो गया। फिर स्पेशलाइज इन केनो और कायाक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस स्टेज, मतलब इस स्टेज के आखिरी तक बच्चे क्या हो गया, अब मतलब गेम को सुन लिया, केनो को सुनना है कि कायाक को सुनना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। और नेक्स्ट है लर्निंग टू रेस है, जो मेल का 14 से 17 है और फीमेल का 13 से 15 है। तो इसका मेन उद्देश्य होना चाहिए रेस के लिए सीखना, मतलब रेस कैसे लड़ना है उसके लिए सीखना। तो इसका उद्देश्य है सुधार और मजबूत पेडलिंग स्किल को सुधार करना है और मजबूत पेडलिंग स्किल बनाना है। रेस लड़ने के लिए सिखाना है। डेवलप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एंडुरेंस, जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एंडुरेंस को और डेवलप करना है। और स्ट्रेंथ, स्पीड और रेसिंग के लिए स्किल को डेवलप करना है। फिर एथलीट इस अवस्था में तब प्रवेश करते हैं जब वे केनो स्प्रिंट में निपुण होते हैं। एथलीट नेशनल लेवल पर कंपटीशन कर चुके होते हैं इस स्टेज में, और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पेश किए जाने के लिए नेशनल कैंप में फुल टाइम प्रैक्टिस का प्रशिक्षण ले रहे हैं। मतलब खिलाड़ी स्टेज में क्या होता है, निपुण हो जाता है और एथलीट नेशनल लेवल पर कंपटीशन कर चुके होते हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मतलब पेश होने के लिए नेशनल कैंप में फुल टाइम प्रैक्टिस का प्रशिक्षण ले रहे होते हैं। तो इसमें कुछ टेक्निकल पार्ट है। सबसे पहले नंबर 1 पे टेक्निकल पार्ट में क्या है, इस स्तर पर एथलीटों को अपनी टेक्निक को सुधारने और समझने और कोच से विभिन्न प्रकार के फीडबैक के माध्यम से समझना चाहिए। एथलीट की अच्छी टेक्निक अच्छी बोट पेडलिंग में मदद करती है। एथलीट को रेसिंग के लिए अपनी टेक्निक को लागू करना भी सीखना चाहिए। फिर टेक्निकल पार्ट में एथलीट को सभी डिस्टेंस के लिए रेसिंग प्लान और पेसिंग स्ट्रेटेजी के साथ प्रयोग करना चाहिए। और इक्विपमेंट में क्या आता है, एथलीट के पास अपने निजी इक्विपमेंट होने चाहिए, सिंगल बोट और पेडल होना चाहिए एथलीट के पास। इस चरण के अंत में एथलीटों को रेसिंग सिंगल्स, डबल्स और फोर्स के सबसे लेटेस्ट मॉडल का पेडल से पेडलिंग करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब इस स्टेज में जैसे हम प्रोग्रेसिवली जाएंगे तो इस स्टेज में बच्चों को जो हमने जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल में किसी कंपनी का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, जैसे नेलो सिनको हो गया, तो ये 14 साल मेल का और 14 से शुरू हो जाता है। तो इस एज ग्रुप में ही आप नेलो का सिनको बोल दीजिए, जो मतलब लेटेस्ट मॉडल है, या फिर ब्राका के जो वेरियस वो है लेंथ है, ब्राका 1, ब्राका 2, ब्राका 4 जो हाईएस्ट वो है, तो उस हिसाब से आप एबिलिटी के हिसाब से आप दीजिए बोट्स और पेडल्स को। और पेडल की अंतिम टेक्निक का उपयोग एथलीट को अपना व्यक्तिगत इक्विपमेंट्स को एडजस्ट करने में भी सक्षम होना चाहिए। इस उम्र में क्या है, एथलीट अपने फुट ब्रेस या फिर सीट को कैसे सेट करना है, या फिर डिस्टेंस ऑफ द फुट ब्रेस, मतलब सीट से कितना दूरी में फुट ब्रेस को लगाना है, या फिर केनो में नी पैड को कितना दूरी में लगाना है, खुद सेट करने के लिए आना चाहिए। पेडल्स का एडजस्टमेंट कितना डिग्री होना चाहिए, ये एथलीट को खुद को मतलब आना चाहिए। मतलब उस चीज के लिए आप सिखाओगे तब आएंगे, मतलब ये है। फिर कोचिंग पार्ट में इस स्तर पर शामिल होने वाले कोच न्यूनतम ICF लेवल 3 या 1 वर्ष के NIS डिप्लोमा प्रमाणित कोच होने चाहिए। फिर ट्रेनिंग वॉल्यूम में ट्रेन टू इम्प्रूव द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए पार्ट पर काम करना चाहिए, जैसे जनरल प्रिपरेशन पीरियड, पानी पर प्रति सप्ताह
6 से 9 सेशन करना चाहिए। और कॉम्पिटिटिव पीरियड पानी पर प्रति सप्ताह 8 से 12 सेशन करना चाहिए। फिर प्रत्येक पेडलिंग सेशन में 60 से 90 मिनट का होना चाहिए। इस चरण के अंत तक एथलीट को एनसीसी मतलब जो नेशनल कोचिंग कैंप वातावरण में पेश किया जाना चाहिए। एथलीटों को हार्ट रेट ट्रेनिंग और इसका स्पीड और स्ट्रोक रेट के साथ क्या संबंध है उसके बारे में सिखाना चाहिए। फिर कंपटीशन में इस चरण में एथलीट को प्रति सीजन 4 से 7 इवेंट्स में प्रतिस्पर्धा करने से, प्रति सीजन मतलब प्रति साल नहीं, मतलब एक साल में 4 से 7 इवेंट नहीं, मतलब प्रति सीजन में, एक सीजन जो बनाएगा वो सीजन में 4 से 7 इवेंट होना चाहिए। इस चरण में एथलीट प्रति वर्ष 2 प्रमुख प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए और एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता और दूसरा राज्य टीम का ट्रायल में भाग लेना चाहिए। फिर नंबर 3 में कंपटीशन सीजन समाप्त होने के बाद एक ट्रांजिशन पीरियड कम से कम 2 सप्ताह का एक्टिव रिकवरी अवधि होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड है मेंटल प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए ये लर्निंग टू कॉम्पीट स्टेज में। इसमें इस चरण के दौरान सभी साइकोलॉजिकल स्किल को पढ़ाने की आवश्यकता होती है। किस पर ध्यान केंद्रित करना है और प्रशिक्षित करना है। यदि आप ध्यान खो देते हो तो फिर से कैसे ध्यान केंद्रित करें, विभिन्न लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें, समझना और सीखने की एक प्रतियोगिता के भीतर कंपटीशन स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करें। फिर गहरी नींद के साथ कैसे आराम करें और आवश्यक पड़ने पर अपने आप को कैसे रिकॉग्नाइज करें, मतलब बूस्ट अप एनर्जाइज और कैसे अपने आप को रिकॉग्नाइज करें। प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए इफेक्टिव योजनाएं कैसे स्थापित करें और जो ये उपरोक्त स्किल में से प्रत्येक का मूल्यांकन नियमित आधार पर कैसे करें। मतलब प्रतियोगिताओं के बाद और वर्ष के अंत में मतलब मूल्यांकन नियमित आधार पर होना चाहिए। और न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन पार्ट में एथलीट प्री एंड पोस्ट मतलब जो प्री और पोस्ट ट्रेनिंग और रेसिंग के दौरान पोषण स्किल मतलब न्यूट्रिशनल स्किल और स्ट्रेटेजीज का नवीनीकरण करना चाहिए। मतलब कुछ और नयापन, पहले जो ऑलरेडी अप्लाई का उसमें कुछ और नयापन, और उसका खुद से फीडबैक लेना चाहिए कि हाँ एनालिसिस करना चाहिए कि हमने जो पिछले बार जो न्यूट्रिशन या फूड विकल्प को अप्लाई किया था वो कितना सक्सेस रहा। और प्रोफेशनल तरीके से लाना चाहिए। डाइट का भी मूल्यांकन करना चाहिए, मैं ऑलरेडी बताया आपको। फिर मॉनिटरिंग में क्या आना चाहिए, यह चरण एरोबिक क्षमता से मेल खाती है जो एक कोच की निगरानी में होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एरोबिक क्षमता की मॉनिटरिंग के लिए कूपर टेस्ट, फिर जनरल स्ट्रेंथ की निगरानी के लिए 1RM टेस्ट या एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। मतलब आप लोग ज्यादा डिटेल्स जो टेस्ट है, टेस्ट के लिए अगर आप लोगों को डिटेल्स टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं है या फिर टेस्ट को कैसे लेना है, उसके लिए आप लोग www.topendsports पे जाइए, एक साइट है, इस साइट को लॉगिन करिए। उसमें आप लोगों को दुनिया भर का जो मॉनिटरिंग करने के लिए जो टेस्ट होता है एथलीट के वेरियस टेस्ट के लिए, वो सारा कुछ टेस्ट वहां पे मिलेंगे आप लोगों को। और नेक्स्ट है सेफ्टी मामलों में एथलीट को सभी प्रकार के मौसम की स्थिति के लिए उपयुक्त उपकरण और प्रक्रिया को सही खेल की सेफ्टी आवश्यकताओं की पूरी जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट जो सबऑर्डिनेट कैपेसिटी में क्या आ गया, इस चरण के अंत तक एथलीट को न केवल उचित वार्म अप और कूल डाउन करना चाहिए, बल्कि यह भी जानना चाहिए कि वो इन स्टेजों को क्यों कर रहे हैं। मतलब वार्म अप और कूल डाउन क्यों करना चाहिए, उस चीज को भी वो लोग जानना चाहिए। खाली वार्म अप और कूल डाउन वो लोग कर रहा है, लेकिन उसको किस लिए किया, वो लोग किस लिए करवा रहा है कोच साहब, तो उसको भी जानना चाहिए। स्वास्थ्य और कल्याण की मूल बातें सिखाना चाहिए। फिर इंजुरी की रिहेबिलिटेशन, मतलब इंजुरी की रोकथाम के लिए और रिकवरी के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए, कैसे रोकथाम करना है, रिहेबिलिट कैसे करना है। नेक्स्ट स्टेज में हमको जो प्रमुख परिणाम मिला इस स्टेज का, जो ट्रेनिंग टू ट्रेन स्टेज से हमको प्रमुख परिणाम क्या मिला, इस स्तर के अंत में एथलीट ने
क्या डेवलप किया। इसमें आप नंबर 1 पे तो विभिन्न स्थितियों में सिंगल, डबल और 4 में प्रवीणता मतलब निपुणता, मतलब सिंगल, डबल और 4 में मतलब फुल स्किल पैडलिंग स्किल आया है। फिर नंबर 2 में विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव और रेस की स्थितियों में आत्मविश्वास हासिल किया। उसके बाद नंबर 3 में प्रशिक्षण और बोट हैंडलिंग के सभी पहलुओं के संबंध में अच्छा निर्णय लेने का कौशल हासिल किया। फिर नंबर 4 में स्पेसिफिक एंडुरेंस, फिर स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और स्पेसिफिक स्पीड के उचित और उच्च दर्जे का इम्प्रूवमेंट हुआ है इस स्टेज में। तो ये प्रमुख परिणाम मिला हमको ये सारा कुछ करने के बाद इस स्टेज में। नेक्स्ट हमने आया, अभी नेक्स्ट स्टेज है ट्रेनिंग टू कम्पीट, जो 17 से 23 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। मेल का और फीमेल का 15 से 23 साल की उम्र में ट्रेनिंग टू जो कम्पीट है, इसका मूल उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षण। उसका मूल उद्देश्य होता है प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षण, मतलब कंपटीशन करने के लिए कोचिंग ट्रेनिंग देना है। तो एथलीटों और रेसर के रूप में जिम्मेदारी लेना चाहिए, मतलब एथलीटों को वो एज एक रेसर, मतलब एक रेसर के रूप में वो अपना जिम्मेदारी लेना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य ये होना चाहिए स्पेसिफिक एंडुरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ में सुधार करें। ओलंपिक में रेसिंग के लिए डिस्टेंस सुनिश्चित करें, मतलब ओलंपिक रेसिंग में किस डिस्टेंस में वो लड़ेगा, किस डिस्टेंस में उसका डोमिनेंट होगा। एंडुरेंस जैसे एंडुरेंस डिस्टेंस का या फिर शॉर्ट डिस्टेंस का 200 मीटर के लिए वो फिट है कि 500 के लिए या फिर 1000 के लिए, तो उसको सुनिश्चित करें। उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन करें। फिर रेस की रणनीतियों और विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों को संभालने की क्षमता बनाइए। इस चरण में एथलीटों ने पिछले चरण से सभी उद्देश्य और परिणामों को पूरा किया है और एक राष्ट्रीय टीम स्तर पर ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है। अब खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है। इस चरण में एथलीट अक्सर राष्ट्रीय टीम में होते हैं, मतलब नेशनल कोचिंग कैंप में होते हैं। बहुत दुख की बात यह है, लेकिन हमारा बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का कैंप लगते हैं। थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन, थोड़ा क्या 100% लॉन्ग ड्यूरेशन का कैंप होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने की दिशा में काम करते हैं। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है ये है टेक्निक पार्ट। अभी ट्रेनिंग टू कम्पीट स्टेज का जो टेक्निक पार्ट है, इसमें टेक्निक पार्ट में क्या है, प्रशिक्षित बनाए रखने और फिल्टर जारी रखें। मतलब आपका कोचिंग ट्रेनिंग खिलाड़ी को क्या दे रहे हो और खिलाड़ी कितना इंप्रूवमेंट कर रहा है, वो हर चीज में क्या है, फिल्टरिंग करिए, आप उसको रिनोवेट करिए। और एथलीट अब टेक्निक को रेसिंग में स्थानांतरित करना सीखता है। मतलब एथलीट इस स्टेज में क्या है, जो उसका टेक्निक है उसको टेक्निक को रेसिंग में, मतलब ड्यूरिंग कंपटीशन जो रेसिंग होता है, रेसिंग में वो टेक्निक को स्थानांतरित करना सीखते हैं। और जो टैक्टिक्स पार्ट में क्या आता है, एथलीट प्रशिक्षण में कोई तरह के रणनीति सीखते हैं। मतलब एथलीट प्रशिक्षण में कई तरह के रणनीति सीखते हैं जो प्रतियोगिता के दौरान लागू की जाती है। एथलीट को प्रतिस्पर्धा के दौरान आवश्यक रणनीति का उपयोग करने के लिए गंभीर रूप से सोचने और उचित निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कोच और एथलीट टेक्टिकल कमियों की पहचान करते हैं और आवश्यक इम्प्लीमेंटिंग करता है। फिर इक्विपमेंट में क्या है, इस बिंदु पर सभी इक्विपमेंट व्यक्तिगत होना चाहिए और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करना चाहिए। जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं उस टाइप का इक्विपमेंट होना चाहिए इस स्टेज में। और खिलाड़ी का इक्विपमेंट पर्सनल होना चाहिए बाय द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन के सपोर्ट से खिलाड़ियों को अपना ये इक्विपमेंट व्यक्तिगत मिलना चाहिए, जो वो लोग अपना इंडिपेंडेंटली मतलब उसमें प्रैक्टिस कर सके। और कोचिंग पार्ट में इसमें क्या होना चाहिए, इस स्तर पर कोच और एथलीट की संबंध अधिक साझेदारी, मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप रिलेशन आ जाता है कोच और एथलीट के संबंध में। तो इस स्तर पर शामिल होने वाले कोच न्यूनतम
कम से कम ICF लेवल 3 या 1 वर्ष के NIS डिप्लोमा प्रमाणित कोच होने चाहिए। और नंबर 3 में क्या होना चाहिए, और राष्ट्रीय कोच के लिए, जो नेशनल कोच के लिए इस टेस्ट में ट्रेनिंग देने के लिए राष्ट्रीय कोच के लिए कोच का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। उन्होंने कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता बनने के लिए जमीनी स्तर से प्रशिक्षित किया है, और योग्यता के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। और सिर्फ प्रशिक्षित उसने राष्ट्रीय स्तर तक कितना खिलाड़ी को उसने बनाया, और कितना मेडल विनर उसने ग्रास रूट से कितना खिलाड़ी को उसने बनाया, तो उस कोचेस का मेरिट होना चाहिए। प्रशिक्षकों को प्रोफेशनल विकास वर्कशॉप, मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप में भाग लेना चाहिए। इस लेवल का कोचेस को कोई भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप होता है उसमें भाग लेना चाहिए। फिर ट्रेनिंग पार्ट में क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग पार्ट में कोच को अपने संबंधित एथलीट के लिए टेक्निकल, टेक्टिकल, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल अपेक्षाओं के दिशा निर्देश देना और निगरानी करना चाहिए। और नंबर 2 में ट्रेनिंग पार्ट में क्या है, और खिलाड़ी जहां प्रैक्टिस करना चाहे वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब खिलाड़ी जहां प्रैक्टिस करना चाहे वहां प्रैक्टिस करने के लिए देना चाहिए। इसलिए कि लॉन्ग ड्यूरेशन का कैंप होता नहीं है इंडिया में, तो खिलाड़ियों को जहाँ मतलब जैसे कि कोई क्लब का एथलीट है, मध्य प्रदेश एकेडमी का, या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एथलीट है, या फिर शिवालिक बोर्ड क्लब का है, या फिर इलाहाबाद बोर्ड क्लब का है, तो वो अपना बोर्ड क्लब में प्रैक्टिस करे और उसको उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्लब कोच द्वारा डिजाइन किया होना चाहिए। लेकिन नेशनल कोच की निगरानी में होना चाहिए, उस चीज को नेशनल कोच की निगरानी होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी जो अपना लॉन्ग ड्यूरेशन कैंप जब लगता नहीं है तो खिलाड़ी को अपना जगह पे रह के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसका अपना क्लब का कोच, अपना जो पर्सनल कोच होगा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम देगा, डिजाइन करेंगे, लेकिन नेशनल कोच का मॉनिटरिंग 100% होना चाहिए उस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। और जब नेशनल कोचिंग कैंप गठन होने के बाद संपूर्ण नेशनल कोच द्वारा ही देखरेख होना चाहिए, तब पूरा अंडर कंट्रोल ऑफ द नेशनल कोच। देन कंपटीशन पार्ट में क्या आ गया, इस चरण में एथलीट को प्रति वर्ष 2 से 3 बड़ी प्रतियोगिता मतलब मेजर कंपटीशन में भाग लेना चाहिए, जैसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जूनियर अंडर 23, वर्ल्ड कप में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, मेंटल प्रिपरेशन इस स्टेज में क्या होना चाहिए। इस स्तर तक उम्मीद है कि एथलीट ने प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी जरूरत स्किल को विकसित किए हैं, और अब उसे लगातार इन स्किलों को निखारना चाहिए, मतलब पॉलिश करो और उन स्किलों को फिर, और खेल की मांगों के हिसाब से इंटेंसिटी का सही स्तर को विकसित करना चाहिए, मतलब खेल हमारा कितना वॉल्यूम इंटेंसिटी मांग रहा है उसको उस हिसाब से विकसित करना चाहिए इस टेस्ट के हिसाब से। फिर न्यूट्रिशन पार्ट में क्या आ गया, एथलीटों को किसी भी कमियों की पहचान करने और आवश्यक इंप्लीमेंटिंग करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट न्यूट्रिशनिस्ट के साथ काम करना चाहिए। और मॉनिटरिंग पार्ट में क्या आ गया, इस चरण में एथलीटों को मतलब इस स्टेज में एथलीटों को उच्च स्तर के प्रशिक्षण से जुड़ी उच्च शारीरिक मांगों के कारण अधिक स्पेशलाइज निगरानी की आवश्यकता होती है। तो नंबर 1 में क्या आता है, स्पोर्ट स्पेसिफिक एरोबिक शक्ति और क्षमता, एनाएरोबिक शक्ति और क्षमता, उसके बाद स्पोर्ट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, फिर परीक्षण मतलब ये सब का परीक्षण जो स्पोर्ट स्पेसिफिक एरोबिक्स टेस्ट, फिर एनारोबिक टेस्ट, फिर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ टेस्ट, ये पूरे वर्ष में होना चाहिए। और नंबर 2 में एथलीट का प्रदर्शन और कुल मिलाकर टेस्ट, जैसे कुछ मतलब होल मतलब ओवरऑल टेस्ट है, कुछ एथलीट का प्रदर्शन को हम इवेलुएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ ओवरऑल टेस्ट है, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, क्रिएटिनाइन, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर, फिर फिल्ट्रेशन रेट जिसको EGFR बोलते हैं, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH बोलते हैं, फिर ALT, AST, GGT आदि टेस्ट मतलब किसके द्वारा कराना चाहिए, टीम चिकित्सक, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट को डिप्यूट जो आपके साथ डिप्यूट होंगे या डिप्यूट करना चाहिए, तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट और टीम डॉक्टर। और परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट एक टीम होना चाहिए, तो आपका हर चीज का परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट टीम आपका चीज को इवैल्यूएशन करेगा। तो इस सारे टीम के द्वारा मतलब आपका जो मॉनिटरिंग होना अनिवार्य
होना चाहिए। फिर नंबर 3 में क्या है, प्रशिक्षण के परिणामों को उपयुक्त प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए प्रत्येक एथलीट के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण सिफारिशें करने के लिए किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के परिणामों का उपयोग प्रदर्शन के बेहतर बनाने में मदद करने के लिए प्रत्येक एथलीट के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण सिफारिशें करने के लिए किया जाना चाहिए। और फिर सेफ्टी में क्या आ गया, किसी भी अन्य नया सुरक्षा नियमों को सीखने का कोई आवश्यकता नहीं होता इसमें। पहले से ही उपयुक्त चरणों के माध्यम से सभी सीखा हुआ होता है एथलीट। अब सबऑर्डिनेट जो कैपेसिटीज है उसमें क्या आता है, किसी भी कमियों को, मतलब कुछ भी कमी आ सकता है, तो किसी भी कमियों को पहचान करना और आवश्यक पड़ने पर उसको समायोजन करे। फिर नेक्स्ट है आपका इसका प्रमुख परिणाम, जो हमको प्रमुख परिणाम मिला है इस की आउटकम्स क्या मिला हमको ट्रेनिंग टू कम्पीट स्टेज से। हमें इस स्तर के अंत में एथलीट ने क्या विकसित किया, तो नंबर 1 में एथलीट विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी तरह से रेस, दबाव और थकान में भी अच्छी टेक्निक बनाए रखा। मतलब विभिन्न परिस्थितियों में रेस, मतलब इन रेस बहुत दबाव और स्ट्रेस में भी, थकान में भी, मतलब एथलीट ने अपना अच्छा टेक्निक को बनाए रखा। नंबर 2 में अपने कोच के मार्गदर्शन में उनके प्रशिक्षण प्रदर्शन उपकरण। नंबर 2 से मुख्य परिणाम क्या निकला है, उनके कोच के मार्गदर्शन में उनके प्रशिक्षण प्रदर्शन उपकरण स्कूली शिक्षा और सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण सोच और निर्णय लेने में उनकी भूमिका को समझने के लिए सशक्त बनाना। मतलब सशक्त बन गया। मतलब इसका जो प्रमुख परिणाम निकला कि उनके कोच के मार्गदर्शन में उनके प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, फिर परफॉर्मेंस, फिर इक्विपमेंट, फिर स्कूलिंग, एजुकेशन और सामाजिक जीवन, जो सोशल लाइफ में महत्वपूर्ण सोच और निर्णय लेने में उनकी भूमिका को समझने के लिए सशक्त बनाना। मतलब और नेक्स्ट है नंबर 3 में है प्रशिक्षण कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए उनकी जीवन शैली को मैनेज करना। मतलब मैनेज देयर लाइफस्टाइल टू मीट ट्रेनिंग कमिटमेंट्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम लोग ट्रेनिंग फॉर दैट इज द फाइनल स्टेज इज द ट्रेनिंग फॉर ओलंपिक पोडियम, दैट फाइनल स्टेज ट्रेनिंग टू विन। मतलब ट्रेनिंग टू विन फॉर ओलंपिक पोडियम और सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आप मान सकते हो। तो इसका उद्देश्य है इस स्टेज का, जो आपका एज आपका शुरू हो जाता है, ये आप जैसे 18 साल को क्रॉस करते हो, फिर आप अंडर 23, फिर अकॉर्डिंगली फिर आप इस स्टेज में आ जाते हो ट्रेनिंग फॉर ओलंपिक पोडियम। तो इसका उद्देश्य है रेसिंग, मतलब जो रेसिंग होगा वो फास्ट और लगातार रेसिंग, मतलब कंटिन्यू रेसिंग फास्ट एंड रेसिंग कॉन्सिस्टेंटली। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, व्यक्तिगत प्रशिक्षण टेक्निक और रेसिंग कौशल को, मतलब इसमें फाइंड द इंडिविजुअल रनिंग टेक्निक्स एंड रेसिंग स्किल्स सो एथलीट्स हैव द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू विन। तो इसमें क्या होगा, व्यक्तिगत टेक्निक और रेसिंग कौशल को रिफाइन करे, रिनोवेशन करे, रिकॉन्स्ट्रक्ट करे, ताकि एथलीट में जीतने की सबसे बड़ी क्षमता आ जाए, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल जो आ जाए। और जहां जरूरत पड़े टेक्निकी जो भौतिक रेसिंग और सहायक क्षमताओं में सुधार करे। तो इस स्तर पर एथलीट अपने करियर के पीक पर राष्ट्रीय टीम के सदस्य है, मतलब ये नेशनल टीम का सदस्य है और अपना होल स्पोर्ट्स करियर का ये पीक पर है खिलाड़ी इस स्टेज में। तो जिन्हें विश्व या ओलंपिक फाइनल में पिछला अनुभव है, जिसने ऑलरेडी अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुका है या फिर पिछला ओलंपिक भी शायद खेल चुका होगा, तो इसका अनुभव काफी अनुभव है। तो वो अपने व्यक्तिगत कोच, राष्ट्रीय टीम के कोच और प्रदर्शन बढ़ाने वाली टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब वो किसके साथ काम करे, ऑल रिलेवेंट जो पर्सनल कोच, नेशनल टीम कोच एंड परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट टीम के साथ वो काम कर रहे हैं। उसके साथ लगातार ये टीम्स काम कर रहे हैं।
सभी प्रासंगिक प्रदर्शन क्षमताओं को पूरा किया गया है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उनकी व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियों को दूर करने के लिए रिफाइन किया गया है इस स्टेज में। तो इसमें इस स्टेज का जो टेक्निक पार्ट आ गया, टेक्निक पार्ट में क्या आ गया, रिसर्च एंड स्ट्रेंथन टेक्निकल एक्सीलेंस। इसमें इसका मतलब है टेक्निकी एक्सीलेंस को पुनः प्राप्त करने के लिए काम करना, टेक्निकी एक्सीलेंस को पुनः प्राप्त करने और मजबूत करने के लिए काम करना। नंबर 2 में क्या है, टैक्टिक्स, जो ओलंपिक पोडियम में खड़े होने के लिए किस क्षमता की आवश्यकता है, इसके लिए प्रतिस्पर्धा की रणनीतियों को पहचाने। मतलब क्या रणनीति होगा ओलंपिक पोडियम्स में खड़े होने के लिए, उस रणनीति को समझना है, उसको पहचान करना है, कोचेस उसके ऊपर काम करना है, हाई परफॉर्मेंस टीम उसके ऊपर काम करना है। फिर इक्विपमेंट्स में क्या चाहिए, एथलीटों को साई और आईकेसीए को हाईएस्ट प्रदर्शन के लिए उपकरण अनुकूलित करने के लिए उपकरण निर्माताओं के साथ काम करना चाहिए। ये बहुत एक जेन्युइन पॉइंट है। इसमें क्या करना चाहिए, खिलाड़ियों के साथ साई और आईकेसीए मिलकर खिलाड़ियों के साथ जो भी बोट मैन्युफैक्चरर है उसके पास जाना चाहिए, जाके उसको प्रैक्टिस के लिए किस टाइप का, मतलब एक परफेक्ट बोट का वो खिलाड़ी खुद, मतलब उसको इतना अनुभव हो जाता है कि इस टाइप का बोट उसको डिजाइन कर दो, वो प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक चीज को हमेशा फॉलो करना चाहिए, वो बोट कंपटीशन, जो ओलंपिक कंपटीशन के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए बोट, तो उस क्राइटेरिया को जरूर फुलफिल करें। लेकिन क्या है, प्रैक्टिस के लिए तो ये सब कुछ मतलब खिलाड़ी अपना मन से कुछ डिजाइन वो करने के लिए वो बोट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके आईकेसीए और साई के मदद से वो करना चाहिए और अपना वो प्रदर्शन करना चाहिए कि हाँ इस टाइप का बोट चाहिए, नया इस पैटर्न का बोट चाहिए, तो आप लोग इस टाइप का बोट को मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दीजिए। फिर कोचिंग पार्ट में क्या आ गया, इस स्तर पर कोच एथलीट संबंधी साझेदारी की अधिक होता है, सेम है, पर कोच और एथलीट बहुत फ्रेंडशिप वो होता है, बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन में आ जाते हैं। इस स्तर पर शामिल होने वाले कोच न्यूनतम कम से कम आईसीएफ स्तर 3, मतलब जो लेवल 3 या 1 वर्ष का एनआईएस डिप्लोमा प्रमाणित कोच होना चाहिए। फिर और राष्ट्रीय कोच के लिए, जो नेशनल कोच के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उन्होंने कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता बनने के लिए जमीनी स्तर से प्रशिक्षित किया है और उस योग्यता के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। फिर नंबर 4 में कोच नेशनल कोचिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो फॉरेन कंट्रीज में होता है, एनसीसीपी इज ए वेरी डेकोरेटेड कोर्स है, ये बहुत ही डेकोरेटेड कोर्स है। तो इस टाइप का कोर्स इन कोलैबोरेशन विद आईकेसी एंड साई, जिगीश्वर सर और प्रशांत सर को मैं अनुरोध करूंगा कि नेशनल कोचिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो खास करके हाई परफॉर्मेंस सर्टिफाइड कोच जो हमारा नेशनल लेवल सीनियर लेवल को डीलिंग करेंगे, वो लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कोच का डिजाइन, कोचिंग प्रोग्राम का डिजाइन करना चाहिए। और वो उस कोचिंग प्रोग्राम को जो क्वालिफाइड करेंगे, दे आर एलिजिबल फॉर दैट, फॉर द नेशनल कोचिंग कैंप, फॉर टू ट्रेंड दैट इन दिस डेवलपमेंट स्टेज। और दूसरी बात है, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप में भाग लेने वाले होना चाहिए। तो इस स्टेज में कोचेस क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप में भाग लेने वाले होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए, इस चरण में एथलीटों ने पूरे वर्ष फुल टाइम प्रशिक्षण के लिए एक पूर्णकालीन प्रतिबद्धता बनाई है। मतलब खिलाड़ी क्या है, एथलीट इन दिस स्टेज हैव मेड ए फुल टाइम कमिटमेंट, पूरा कमिटमेंट क्या है, 2 ईयर अराउंड, मतलब होल साल ट्रेनिंग करने के लिए पूरा फुल कमिटमेंट हुआ है। एथलीट्स आर इन्वॉल्व इन नेशनल टीम ट्रेनिंग कैंप्स शेड्यूल्ड थ्रू आउट द ईयर। Clubs training period should be designed by the club's coach in consultation with national team coach। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का कैंप नहीं लगता है, खिलाड़ी अपना इंटेंसिव कोचिंग ट्रेनिंग अगर कहीं साई के एसएसजी सेंटर में, एमसीओई में, या फिर मध्य प्रदेश एकेडमी में, या फिर आपका शिवालिक बोट क्लब में, इलाहाबाद बोट क्लब में, छोटे तालाब में, तो इस टाइप का बोट क्लब अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन उसका होना चाहिए वो नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लॉन्ग ड्यूरेशन कैंप में, तो उस समय क्या होना चाहिए, वो अपना पर्सनल कोच ट्रेनिंग उसको डिजाइन देंगे। लेकिन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करके देंगे, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर जो नेशनल कोच होगा, स्पेसिफिक नेशनल कोच जो डिटेल कर रखा है फेडरेशन द्वारा, तो वो नेशनल कोच उसको मॉनिटर करेंगे वो सुइटेबल है कि नहीं, उस टेस्ट के एथलीट के लिए सुइटेबल है कि नहीं। और नेक्स्ट
और राष्ट्रीय अनुशासन कोचों को अपने संबंधित एथलीट के लिए टेक्निकी, सामरिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अपेक्षाएं स्थापित करनी चाहिए। मतलब discipline coaches should be establishing technical, tactical, physical and psychological expectation for their respective athletes. Then the कंपटीशन पार्ट में क्या है, एथलीटों को ट्रेनिंग टू विन के लिए प्रतियोगिता शेड्यूल का निर्माण विश्व चैंपियन और मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक खेलों में बेस्ट प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए लक्ष्य के साथ किया जाना चाहिए। मतलब उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम उस लेवल का होना चाहिए। और इसका मतलब है कि एक मुख्य प्रतियोगिता को लक्ष्य के रूप में लेना चाहिए और बाकी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, मतलब आपको जो आपका जो ये स्टेज है इसमें आपका कई एक कंपटीशन आ सकता है, लेकिन एक मुख्य कंपटीशन को आप लीजिए, ओलंपिक को या वर्ल्ड चैंपियनशिप को, और बाकी जो अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन आपके आएंगे उसको अग्रणी के रूप में चुनना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटल प्रिपरेशन। इस स्टेज में मेंटल प्रिपरेशन क्या है, ट्रेनिंग टू विन स्टेज में एथलीट, कोच और टीम पूरी तरह से विस्तार, प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माहौल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद न्यूट्रिशन में नंबर 1 में एथलीट, कोच और टीम को किसी भी कमियों की पहचान करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए एक एक्सपीरियंस न्यूट्रिशनिस्ट विशेषज्ञ के साथ काम करना चाहिए। उसके बाद नंबर 9 में जो मॉनिटरिंग पार्ट में क्या आएंगे, इस चरण में एथलीटों को उच्च स्तर के प्रशिक्षण से जुड़ी उच्च शारीरिक मांगों के कारण अधिक स्पेशलाइज्ड निगरानी की आवश्यकता होती है, जैसे स्पोर्ट स्पेसिफिक एरोबिक टेस्ट, उसके बाद क्षमता, एरोबिक शक्ति, मतलब एरोबिक जो एरोबिक कैपेसिटी, या फिर क्षमता, स्केल स्पेसिफिक मतलब स्पोर्ट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। उसके बाद ये पूरे वर्ष में मतलब कुछ टेस्ट होना चाहिए, तो सेम है, आप लोग वहाँ पे पता लग जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने एक वेबसाइट को बोला हूँ, टॉप एंड स्पोर्ट्स पे जाइए, उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सा टेस्ट कैसे लेना है, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे लेना है, स्पोर्ट स्पेसिफिक टेस्ट कैसे लेना है, गेम के अकॉर्डिंग, अलग अलग गेम के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट है एथलीट का प्रदर्शन और कुल मिलाकर टेस्ट, जैसे विटामिन डी, टेस्टोस्टेरॉन, क्रिएटिनिन, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रीवियस टेस्ट में भी यही सब टेस्ट का जरूरी है, लेकिन ये सब टेस्ट हम खुद मतलब एक कोच या जनरल आदमी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पूरा फिजियोलॉजी टीम चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए और परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट टीम चाहिए आपको। तो नेक्स्ट है सेफ्टी के मामले में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के निहित खतरे, जैसे लक्ष्य प्राप्ति ना होने पर ज्यादा भावुक होना आदि के ऊपर ज्ञान होना चाहिए। मतलब सेफ्टी के मामले में क्या है, हर स्पोर्ट्स में कुछ इनहेरेंट डेंजर्स होता है। आपने लोगों ने भी देखा कि एक जिम्नास्टिक एथलीट को आपने देखा होगा, कंपटीशन करते करते कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, तो कुछ इनहेरेंट डेंजर्स होता है, तो उसके बारे में जानकारी देना चाहिए खिलाड़ियों को, सेफ्टी। और जो सबऑर्डिनेट कैपेसिटी है, किसी भी कर्मियों को पहचाने और आवश्यक समायोजन करे। एथलीट और प्रदर्शन टीम के बीच कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर एथलीट को लीडर माना जाता है। तो ये है, फिर हमें इस टेस्ट से हमें की आउटकम्स क्या मिला, हमें प्रमुख परिणाम क्या मिला, इस स्तर के अंत में एथलीट ने क्या विकसित किया। पहला तो वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर पोडियम प्रदर्शन किया, मतलब ओलंपिक में खिलाड़ी ने मेडल जीत लिया। फिर नेक्स्ट एथलीट एक से अधिक चतुष्कन्या चक्र, मतलब चतुष्कन्या चक्र क्या होता है, ये जो यहाँ पे मेंशन है, क्वाड्रेनियल साइकिल मतलब जो 4 साल में एक बार आता है, जैसे ओलंपिक हो गया, तो उसके लिए पोडियम स्तर पर लगातार दौड़ जारी रखेंगे, मतलब फिर वो अपना कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट 4 साल के लिए, आने वाला 4 साल के बाद जो ओलंपिक आ रहा है। तो फिर कायाक और केनो का अंत तक विशेषज्ञता हासिल, मतलब इसमें खिलाड़ी ने लिया है स्पेशलाइज्ड इन केनो और कायाक टूअर्स
द एंड ऑफ द स्टेज। तो ये ट्रेनिंग टू विन था, और ये स्टेज आ गया काफी महत्वपूर्ण एक्टिव फॉर लाइफ। मतलब एनी स्टेज पे कोई भी बंदे, कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है एनी स्टेज पे, चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर वो ऑलरेडी खिलाड़ी ना हो, तो वो भी शुरू कर सकता है। तो इसका उद्देश्य है पैडलिंग और अन्य खेल गतिविधियों में शारीरिक रूप से सक्रिय भूमिका जारी रखना। तो और जो खिलाड़ी थे वो ये लोगों को हम वेलकम करना चाहिए। फिर जो मास्टर्स पेडलर्स है, जो मास्टर्स पेडलर्स क्या होता है, जूनियर्स पेडलर्स के लिए एक मजबूत मोटिवेटर्स होता है। और टीम बोट जैसे कि C4 केनो रिक्रूटमेंट बोट, यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, और ड्रैगन बोट। तो इस समूह के कुछ बोट है, इस ये सब बोट में वो लोग अपना एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब एक्टिव फॉर लाइफ को अपना बनाए रखे, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करें। और जो मास्टर्स के प्रिपरेशन कर रहा है वो एज इट इज जो मास्टर्स के लिए चाहिए, तो उसको तो मेंटेन रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सर, ये इसका जो एक्टिव फॉर लाइफ में टेक्निक में क्या आ गया, मास्टर्स एथलीट के व्यक्तिगत लक्ष्यों के आधार पर टेक्निक विकसित करना या रिफाइन करना चाहिए। मतलब जो मास्टर्स एथलीट जो प्रिपरेशन कर रहा है कि मास्टर्स चैंपियनशिप के लिए, तो उसके आधार पर वो अपना टेक्निक को फिर रिफाइन करे, रिनोवेशन करे। फिर टेक्निक्स को व्यक्तिगत लक्ष्य के आधार पर रणनीति विकसित करने का या रिफाइन करना। फिर इक्विपमेंट में क्या चाहिए, मनोरंजक एथलीट को ड्रैगन बोट्स, आउटरिगर बोट्स। आउटरिगर बोट्स आप लोग पता होंगे कि जो केनो, पैरा केनो में कुछ बोट्स होता है जिसमें आउटरिगर लगा रहता है, वो बोट डिसबैलेंस भी नहीं होता है, तो ये सब बोट में एंजॉय करें मनोरंजक एथलीट। ड्रैगन बोट में एंजॉय करें। फिर स्टेबल बोट जो होता है, जो मोर स्टेबल बोट होता है, मास्टर उसमें एंजॉय करें। फिर जो मास्टर्स एथलीट है वो लोग पर्सनल एडवांस इक्विपमेंट का उपयोग करें। मास्टर्स एथलीट के लिए सेम है, वो लोग अपना पर्सनल जो एडवांस इक्विपमेंट जो लेटेस्ट मॉडल का चल रहा है उसको उपयोग करना चाहिए। फिर कोचिंग स्तर में क्या आना चाहिए, इस स्तर पर कोचों को एक वयस्क आबादी के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब इस स्तर पर कोचों को एक वयस्क आबादी के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। सामान्य तौर पर कोच एक शिक्षक और एथलीटों के सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। फिर नंबर 2 में क्या करेगा, और राष्ट्रीय मास्टर टीम के जो कोच होगा उसका न्यूनतम ICF स्तर 3 या का मास्टर्स इवेंट में पिछले पदक विजेता होना चाहिए। और बाकी इस स्तर पर ट्रेनिंग पार्ट में क्या आना चाहिए, इस स्तर पर प्रशिक्षण को एथलीट के व्यक्तिगत लक्ष्य के अनुकूलन होना चाहिए। उसके बाद अभ्यास निर्धारित करने समय एथलीट की उम्र और पिछले खेल के अनुभव पर विचार किया जाना चाहिए। फिर कंपटीशन में कोई भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मास्टर चैंपियनशिप में अपनी क्षमता के अनुसार भाग लेना चाहिए। कोई भी मास्टर नेशनल चैंपियनशिप और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट, ये लोगों का जो एक्टिव फॉर लाइफ के लिए मेंटल प्रिपरेशन किस टाइप का होना चाहिए। एथलीटों को शारीरिक गतिविधियां और स्वस्थ जीवन शैली के लाभ का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर न्यूट्रिशन पार्ट में क्या आ गया, एथलीटों को उनकी उम्र के अनुसार स्वस्थ भोजन, मतलब हेल्थी फूड सिस्टम और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट विशेषज्ञ या चिकित्सक द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को पालन करना चाहिए। फिर मॉनिटरिंग पार्ट में इस स्तर पर एथलीट को एक नया शारीरिक गतिविधि कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। व्यायाम को निर्धारित करने से पहले कोच को किसी प्रकार, मतलब जो कोचेस रहेंगे इस एज ग्रुप में जो काम करेंगे या इस स्टेज में, तो आप कुछ भी एक्सरसाइज देने से पहले एक प्री स्क्रीनिंग कराइए खिलाड़ी का फिटनेस लेवल के ऊपर, किस लेवल पे है, तो उस हिसाब से आप खिलाड़ी का लोड को बढ़ाइए या घटाइए, या किस लोड में खिलाड़ी काम कर पाएंगे, तो उस चीज को ध्यान में देना चाहिए। फिर सेफ्टी में क्या आएगा, एथलीट शुड बी मेड कॉन्वे दैट देयर आर इनहेरेंट डेंजर्स। तो ये भी सेम है, कुछ इनहेरेंट डेंजर्स के जो सभी गेमों में होता है उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। और एंड एवरीवन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग दोज डेंजर्स, सभी रेस्पॉन्सिबल होता है उस डेंजर्स को रिड्यूस करने के लिए। फिर उसके बाद जो रिक्रेशनल हमारा खिलाड़ी है उसको स्विमिंग एबिलिटी को डेवलप करना चाहिए।
और और जो भी मास्टर से एज हो, किसी किसी का काफी एज होने के वजह से वो लोगों का जो मैक्सिमम सर्वाइवल, हाउ मच किलोमीटर दे कैन सर्वाइव, अगर इन केस ऑफ बोट कैप्साइज हो गया तो एक एज एथिक भले उसको स्विमिंग आता होगा, लेकिन उसमें बिना लाइफ जैकेट से कितना टाइम तक वो सर्वाइव कर सके, या फिर और अदरवाइज अदरवाइज उसको अगर वो जो हमारा क्राइटेरिया उसको फुलफिल ना कर पाए तो उसको पीएफडी जो पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइस है उसको पहना के, लाइफ जैकेट पहना के उसको ट्रेनिंग दीजिए, या फिर उसको कंपटीशन में भाग लेने दीजिए। फिर सबऑर्डिनेट जो कैपेसिटीज आता है, मेनी रिक्रेशनल एथलीट इन दिस स्टेज इन दिस कैटेगरी में बी न्यू टू फिजिकल एक्टिविटी देयरफॉर। मतलब जो रिक्रेशनल एथलीट होता है, इसमें जो रिक्रेशनली आते हैं हमारे गेम में आते हैं, तो वो लोग क्या होता है फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर थोड़ा सा न्यू होता है, मतलब अवेयर नहीं होता है। दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। वो लोगों को फिजिकल एक्टिविटी के रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से क्या बेनिफिट्स मिलता है इसके ऊपर इंस्ट्रक्ट मतलब बताना चाहिए। फिर प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन के बारे में बताना चाहिए, स्ट्रेचिंग के ऊपर बताना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन के ऊपर बात करना चाहिए, और प्रॉपर न्यूट्रिशन के ऊपर बात करना चाहिए। तो ये था इस स्टेज का बात। तो फाइनल कंक्लूजन जो ये होल स्टेजेस जो हमने अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद जो फाइनल स्टेजेस जो हमें मिला है, तो ये फाइनल स्टेजेस फाइनल कंक्लूजन एक जो हमको मिला है, इसमें क्या है, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बॉय स्पोर्ट्स कंपनी, स्पोर्ट्स क्लब, एमपी एकेडमी, केरला स्पोर्ट्स काउंसिल, मध्य प्रदेश काइकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन का जो क्लब है, फिर बोट क्लब इलाहाबाद, शिवालिक बोट क्लब, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर का जो आसाम का क्लब है, फिर बोट क्लब इम्फल, छत्तीसगढ़ एसोसिएशन का क्लब है, दिल्ली काइकिंग कैनोइंग एसोसिएशन क्लब है, उदयपुर का उदयपुर बोट क्लब है, आर द बैकबोन ऑफ द कैनोस्प्रिन इन इंडिया। मतलब ये क्या है, बैकबोन है कैनोस्प्रिन इंडिया का। तो आई थिंक बाय द अप्लाइड ऑफ क्वांटपल पी मॉडल, जो क्वांटपल पी है, प्रोलॉन्ग पीरियड प्लेयर्स प्रोग्रेस प्रोग्राम है, विल आइडेंटिफाई द नीड फॉर ऑल इंडियन पेडलर्स have better canospin technical skills, the master start at the grassroots level। तो ये सब क्या है, मेनली साइज क्लब और स्टेट डिपार्टमेंट जो क्लब होता है, और स्टेट एसोसिएशन के जो क्लब होते हैं, और प्राइवेट क्लब्स होता है, ये क्या है ग्रास रूट एथलीट को ये लोग शुरू करते हैं। तो ये लोग क्या है, मेनली ये लोग ज्यादातर ध्यान देना चाहिए इस स्टेज, ये हर स्टेजेस को अप्लाई करें। और फाइनली ये आप इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, नंबर 1 में बच्चे को कैसे किकिंग थ्रोइंग सिखाना है, जो ये अर्ली चाइल्डहुड वाला है, 1 से 6 महीने के 6 साल के उम्र का। फिर दूसरा नंबर में देखिए, फिर ये क्या है बच्चों ने। फिर तीसरा नंबर पे देखिए पेरेंट्स ने एक रिक्रेशनल कायाकिंग पे बच्चों को बैठाया। चौथा भी सेम, एक मेल 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 पेरेंट्स ने बच्चों को बिठाया K2 के बोट में। फिर चौथा नंबर पे देखिए, सॉरी 5वां नंबर पे देखिए बच्चे बच्चे जो व्हाइट बोर्ड में भाग ले रहे, व्हाइट बोर्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं इन बट पीएफडी वेयर, मतलब पर्सनल फोटेशन जो लाइफ जैकेट है उसको पहन के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 नंबर में। 6 नंबर पे देखिए बच्चे स्विमिंग एक्सपर्ट हो गए, तो बच्चे कंपटीशन के लिए लगभग रेडी हो गए, सब जूनियर कंपटीशन के लिए। फिर नंबर 7 में देखिए जूनियर एशियन चैंपियनशिप, अंडर 23 सॉरी और सब जूनियर नेशनल कंपटीशन के लिए बच्चे रेडी हो गए। नंबर 8 में देखिए सॉरी अंडर 23, 7 नंबर अंडर 23 के लिए। फिर नंबर 8 में देखिए फिर ओलंपिक पोडियम के लिए रेडी हो गए बच्चे। और फिर नंबर 9 पे देखिए एक्टिव स्टार्ट, जो आईसीएफ केनो मास्टर्स वर्ल्ड कप के लिए या वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फिर वो अपना प्रोग्रेस किए है। फिर नंबर 10 में देखिए एक्टिव लाइफस्टाइल को कैसे बिताया। तो ये है स्टेजेस। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा प्रोजेक्शन एक्चुअली में और इसमें काफ़ी कुछ है, लेकिन फुल्ली में प्रोजेक्शन नहीं कर पाऊंगा टाइम की वजह से। अभी ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम ले लिया। तो ये पेपर अभी भी इनकम्प्लीट है। इसमें ट्रेनिंग कंपोनेंट्स, हर स्टेजेस में किस टाइप का ट्रेनिंग होना चाहिए, पीरियडाइजेशन किस टाइप का होना चाहिए, वो सारा चीज में डालने के बाद होल डॉक्यूमेंट्स जब कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और आज जितना भी प्रोजेक्शन किया उसको भी शेयर करूंगा। और जब फाइनल डॉक्यूमेंट्स बनेगा तब मैं ये फेडरेशन और आईकेसीए को सबमिट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।
for giving me this opportunity. Thank you, Jigishwar sir. Thank you, Prashant sir, and thank you, Bilkis ma'am, and all colleagues and the followers. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. संजीव सर, Yes, थैंक यू I'm सो online. मच. आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही वैल्यूएबल लेक्चर लिया और बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में आपने जो टॉपिक था वो सबको समझाया. होप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में एथलीट का डेवलपमेंट करना है. सो आपके लिए थैंक यू सो मच. बिल्किस मैम इज देयर? Yes, I am here. Yes, Thank you so much. Thank you so much, संजीव जी. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और मुझे लगता है कि हमारे एथलीट्स कोचेस के लिए बड़ा फ्रूटफुल आज का सेशन होगा. और ये इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में करना है जो भी है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है एथलीट के द्वारा, तो वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और मुझे उम्मीद है कि सब इसको अप्लाई करेंगे और बहुत ही फ्रूटफुल रहा आज का लेक्चर. थैंक यू सो मच. और इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर. और मुझे उम्मीद है कि कोई भी सवाल होगा तो प्लीज आप अपना फीडबैक और क्वेश्चन जरूर पूछिए. कोई भी डाउट होगा तो अभी क्लियर कर दीजिए क्योंकि स्पीकर अभी ऑनलाइन ही है. तो थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. जैसा कि हम क्वेश्चन यहाँ पे किसी का क्वेश्चन आया नहीं है. पार्टिसिपेंट्स प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो. कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं. आप अपना सवाल पूछ सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो. और मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर सभी पार्टिसिपेंट को. ट्रेनिंग कंपोनेंट्स के ऊपर हमारा रामाकृष्ण सर ने बहुत अच्छा लेक्चर लेंगे मुझे उम्मीद है. तो ट्रेनिंग कंपोनेंट्स के ऊपर आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि किस टाइप का पीरियडाइजेशन और ट्रेनिंग जो पार्ट है किस स्टेज में किस टाइप का होना चाहिए, वो सारा चीज रामा सर आप लोगों को क्लियर करेंगे. और दूसरी बात, और मेरा जो ये पेपर है ये कंप्लीट होने के बाद मैं इसमें हर चीज को हर स्टेज में किस टाइप का ट्रेनिंग और किस टाइप का ट्रेनिंग और जो ट्रेनिंग कंपोनेंट्स है उसको थोड़ा बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मोड पे मैं उसको प्रोजेक्शन करूंगा आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ पब्लिसिटी करूंगा, शेयर करूंगा. तो उसके लिए आप लोग थोड़ा इंतजार करिए. थैंक यू. सर संजीव सर. यस सर. One question is there. Is there sufficient equipment available in any club or state or site to implement this program? No sir, actually actual sufficient equipment is only available in the Madhya Pradesh Academy. The Director Sports and Youth Welfare Madhya Pradesh के पास है, सफिशिएंट इक्विपमेंट है. बहुत ही हाई परफॉर्मेंस लेवल पे काम करने के लिए सफिशिएंट इक्विपमेंट है. और दूसरा हमारा एनएसएफ के बाद जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन आईकेसी है उनके पास भी है इक्विपमेंट. लेकिन इन कंपैरिजन विथ एनएसएफ एमपी स्टेट एकेडमी के पास है काफी इक्विपमेंट है. ओके. और साई के पास नहीं है अभी तक. मैंने जितना भी सेंटर को सर्वे किया हो तो अभी साई में तो नहीं है. और बाकी रेस्ट ऑफ द अदर्स सेंटर भी काफी डिफिकल्टी से फेस कर रहा है, जैसे शिवालिक बोर्ड क्लब और उधर इलाहाबाद बोर्ड क्लब, डायरेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल जो अपना मणिपुर या इम्फाल या फिर आसाम या रेस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स, केरला स्पोर्ट्स काउंसिल के पास भी थोड़ा बहुत है. तो ये इक्विपमेंट्स के तो ये ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना ताकि हम लोग कामयाब हो पाएंगे. ओके. सो मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो प्लीज क्वेश्चन पूछें. जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना डिस्कशन अच्छा होगा, उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे. One more question is there, sir. How we deal with the deficiency of nutrients in athlete? तो जो डिफिशियंसीज है, डिफिशियंसीज को पहचानना है. क्या डिफिशियंसीज आपके अंदर कमी आया है, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को आप एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट होगा पोषक का न्यूट्रिशन होता है
तो वो उसका exhibition वो लोग के साथ करते हैं, वो ऑलरेडी रेडी, और वो लोग ऑलरेडी वेलकम करते हैं सभी खिलाड़ियों को जो मसल स्ट्रेंथ रिगार्डिंग, तो मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए आपको किस टाइप का फूडिंग सिस्टम को मेंटेन करना है, मेनली हमारा स्ट्रेंथ। और दूसरी बात मतलब हर चीज को न्यूट्रिशन मतलब डेवलप करने के लिए किस टाइप फूडिंग सिस्टम को फॉलो करना है, वो आपको न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ही आपको सही ढंग से दे पाएंगे। हेलो हेलो certification course for coaches, I request to IKCA. Yes, somebody request to IKCA that 6 Swiss certificate कोर्स को स्टार्ट करने के लिए IKCA को रिक्वेस्ट किया है। जो बाकी गेमों में होता है, बाकी स्पेशलाइज्ड गेमों में सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, जो IKCA मतलब नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और के कोलैबोरेशन में होता है। refresher course is also. Yes. Hello. किसी क्वेश्चन के डाउट दूर हो जाएंगे। अभी आप सवाल तो आज का जो सेशन था, कोचेस है, प्लेयर्स से आपने डाउट, जो भी आपको डाउट लग रहा है या कोई भी सवाल पूछना है टॉपिक के बारे में, प्लीज आप पूछिए। इट्स एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। संजीव जी सवाल Yes, आप भी आया है, आप चैट बॉक्स में देख लीजिए। Yes, कैन यू yes, हियर मी? yes, 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 ma'am, yes. जस्ट प्लीज अभी सवाल ले लीजिए आप। एक मिनट। अभी सवाल आपके पास आया संजीव जी, एक मिनट। काइंडली इसका जवाब दे दीजिए। यस, ये जगजीवन जी को साहब ने एक क्वेश्चन किया है, हाउ कैन प्लान स्पीड वर्क फॉर कंपटीशन। तो स्पीड वर्क को कैसे प्लान करना है, तो ये अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कंपटीशन के तहत आपको स्पीड वर्क प्लान करना पड़ेगा, जो किस लेवल का कंपटीशन के लिए आप खिलाड़ी को तैयार कर रहे हो, और जो स्टेजेस है उस स्टेजेस के अकॉर्डिंग हर स्टेजेस में अलग अलग वर्क्स होगा, जो अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग स्पीड वर्क मतलब प्लान होगा, स्पीड वर्क का प्लान। आपके पास दूसरा सवाल भी आया है, प्लीज उसका भी जवाब दीजिए। मैं सभी एक्टिव स्टेज में जो ट्रेनेबिलिटी है, एक्टिव स्टेज में मेनली आप लोगों को मैंने बताया, जो उसमें बेसिक स्पोर्ट्स स्किल्स को डेवलप करना है,
बेसिक बेसिक स्किल जैसे आपका रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, उसके बाद कीपिंग, बॉल थ्रो, तो इस टाइप का बेसिक स्पोर्ट्स स्किल को डेवलप इन स्टार्ट का मेन ट्रेनिंग जो है वो है ट्रेनेबिलिटी है। उसके बाद थैंक यू बट यू आर नॉट इन सिंपल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। थैंक यू बट देयर इज एनी सिंपल वे। यस, ये क्वेश्चन आया है निखिल शर्मा जी से, बट देयर इज एनी सिंपल वे टू नॉलेज अबाउट एन एथलीट हैव न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी। हाँ, आपको पता लग जाएगा न्यूट्रिशन का। आपको सिंपल में जिस खिलाड़ी के साथ आप लगातार काम कर रहे हो, तो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी आपको खिलाड़ी का जो एक जो क्या बोलते हैं उसको, जो उसका अपीयरेंस, मतलब जो उसका उसका शकल देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये मतलब किस टाइप का न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी में सफर कर रहा है। अगर आप डीपली अगर उनके ऊपर आप वो करोगे तो आपको पता लगेगा। अगर आप सही मायने में आप मतलब उसके साथ काम कर रहे हो तो आपको जरूर पता लग जाएगा कि इसको न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हुआ है, या तो फिर बहुत ज्यादा ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी वो ठीक मतलब थीन हो जाते हैं, तब भी आपको पता लग जाएगा। प्लीज प्रोवाइड किड्स इक्विपमेंट फॉर स्टार्ट कैनो इवेंट। यस, विनोद मिश्रा जी ने प्लीज प्रोवाइड किड्स इक्विपमेंट फॉर स्टार्ट कैनो इवेंट्स। यस, किड्स इक्विपमेंट के लिए कैनो इवेंट्स स्टार्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स आपको मैं प्रोवाइड तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जरूर। फिर मोस्टली प्लेयर्स ऑफ इंडिया started at this age of training to train. They don't get an active start. Most players of India started at this stage of training to train. They do not get an active start. Yes, in our country, most of the मतलब इसको अभी तक इम्प्लीकेशन हुआ नहीं, जो एक्टिव स्टार्ट से मतलब पूरा शुरू किया है, तो इसको एक्टिव स्टार्ट से शुरू करना चाहिए। ट्रेन टू विन पार्ट से शुरू कर एथलीट है। कल जयंत सर ने भी बोला था ट्रेन टू विन पार्ट से शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है एक्टिव स्टार्ट से शुरू करना। किसी का कोई और सवाल? संजीव सर, आपने तो जी सर, आपने ट्रेनिंग टू विन में बताया कि कोर्स लेवल 3 और 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, और मेरी राय है कि कुछ कोर्सेस में डिप्लोमा नहीं किया फिर भी अच्छा कर रहे हैं। उन्हें भी एक नेशनल कोर्सेज का पैनल बना के ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए आप इस विषय पर। और यस, एब्सोल्युटली राइट, एज पर द एबिलिटी ऑफ मतलब आपका जो एबिलिटी के ऊपर होता है एक्चुअली। तो ये एक मैं सिंपल, अगर मान लो किसी को भी पहचान करना है तो हम कैसे पहचान करेंगे, कोर्सेज का क्राइटेरिया है। तो आप आपको मौका मिला है एक एक्टिव स्टार्ट से आगे तक सभी स्टेजेस में ट्रेनिंग देने के लिए, आप ट्रेनिंग दीजिए। फिर ग्रासरूट लेवल से आप खिलाड़ियों को बनाइए, आप अपने आप को प्रूव करिए। फिर जरूर आप ऐसे, अभी जैसे रोइंग में है, रोइंग में एक कोच है, नाम में भूल गया, तो वो क्या है, क्लब लेवल रोअर्स था वो, क्लब लेवल रोअर्स था वो, तो उसने अभी, लेकिन जो फीफा सॉरी क्या बोलता है, जो वर्ल्ड रोइंग में एक मतलब एक बहुत ही जाना माना हुआ कोच है। और कोई सवाल किसी का? दीक्षा ने सवाल पूछा था जी जी, उसका जवाब दीजिए। Is there any specific coaching program for Keno players? Specific coaching program for Keno players, ma'am, you should have to research on that specific event, specific Keno event. जो पैरा कैनो के ऊपर आप रिसर्च करिए, आपको पता लग जाएगा। अभी मैं पैरा कैनो के ऊपर रिसर्च किया नहीं, लेकिन स्पेसिफिक कोचिंग प्रोग्राम तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा 100%। और किसी का कोई सवाल? बट सर आगे 10 इफेक्ट प्लेयर परफॉर्मेंस।
age does affect players' performance. Yes, you are right. Age will definitely affects on player performance. क्या? और किसी का कोई सवाल? तो मुझे लगता है कि ये स्टॉप द सेशन। मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल आपको होगा और मुझे उम्मीद है आपका फीडबैक जरूर हमें चाहिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, कोचेस है, अपना फीडबैक जरूर बनाइए। जो जितने भी सेशन हमारे हो रहे हैं तो आप हमें कर दीजिए, IKCA मेल ID पे भेज दीजिए और